तो आपको पता ही होगा कि आज जो है हम डिवोर्सेस जो है, टाइप ऑफ डिवोर्सेस अंडर मुस्लिम लॉ, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। और मैं, जैसी मेरी हमेशा की प्रैक्टिस है, मैं पूरे सेशन में हम क्या करने वाले हैं मैं आपको पूरा फ्लो बता देती हूँ, ताकि आप क्या अपेक्षा रखते हैं आगे चलकर इस सेशन में। आपके अगर एंड ऑफ द सेशन अगर कोई क्वेश्चंस हो तो हम उसको डील कर सकते हैं। पर प्राइमा फिसी लेवल पे आपको समझ में आ जाए कि अगर कुछ आपने पूछने का सोचा है जो मैं अगर सेशन में कवर कर सकती हूँ। तो आज के सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है, तो हम देखेंगे कि अलग अलग धर्मों में शादी और तलाक के क्या नियम है। और जैसे हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी धर्मों में शादी होती है, तो ये किस तरह से होती है और तलाक के लिए कौन कौन से कानून बने हुए हैं। दूसरा, हम मुस्लिम मैरिजेस पर भी फोकस करेंगे और समझेंगे कि मुस्लिम मैरिज यानी कि जिसको मुस्लिम के अंदर निकाह कहा जाता है, वो कैसे होता है और उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं। तीसरा, हम जानेंगे कि तलाक किन किन वजहों से लिया जाता है, कारण, ग्राउंड्स जो हम बोलते हैं कि डिवोर्स के कौन से ग्राउंड्स है। और चौथा, हम डिटेल में ये जानेंगे कि टाइप ऑफ डिवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ क्या है, उसको जानेंगे। और यानी कि जो तलाक है वो किन किन तरीकों से लिया जा सकता है। आगे हमने जो बात की वो तलाक के कौन से कारण हो सकते हैं, फिर हम देखेंगे कि किन तरीकों से लिया जा सकता है। और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि कोर्ट में किस तरह से इस तरह की एप्लीकेशन को दायर किया जाता है, फाइल किया जाता है, और कोर्ट के अंदर इन डिवोर्स एप्लीकेशन की क्या प्रोसेस होती है। बिकॉज हर कम्युनिटी का अपना एक ट्रेडिशन एंड कस्टम से बेस्ड एक कानून है, तो उस तरह से मुस्लिम का भी है। तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो केस किस तरह से है ये हम देखेंगे, और किस तरह से कोर्ट जो है वो डिवोर्स ग्रांट करती है या डिवोर्स डिक्री ग्रांट करती है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे हम बात करने वाले हैं कि मुस्लिम कानून के अंदर तलाक के प्रकार की, लेकिन किसी भी तलाक की अगर हमको बात करनी हो, कोई भी फिर वो कम्युनिटी हो, अगर हमको तलाक यानी डिवोर्स डिवोर्स की हमको सही मायने में समझना हो ना, तो सबसे पहले हमको शादी समझनी होगी। क्योंकि आपको पता है कि जब आप फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, कहीं पर भी जहां पर आपको ये एस्टेब्लिश करना है कि फला व्यक्ति या तो मेरा हस्बैंड है या तो मेरी वाइफ है, तो मुझे या तो उनसे डिवोर्स चाहिए, तो डिवोर्स लेने के लिए सबसे पहले शादी को एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी होता है कि शादी हुई है तो डिवोर्स होगा। अगर शादी ही नहीं हुई है, ये भी क्वेश्चन है कि कई बार जो शादी हम मानते हैं हुई है, पर वो कानून की नजरों में शादी न हो, यानी कि वो एक जो पैरामीटर के अंदर फिट होनी चाहिए, वो पैरामीटर्स के अंदर वो फिट नहीं है, तो वो शादी वॉइड भी मानी जाती है। तो पहले शादी जो है वो कानूनन हुई है ठीक तरह से, वो देखना बहुत जरूरी है। तो हम समझेंगे कि, और ऐसे भी जैसे हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम समझे, तो शादी का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये पति पत्नी का रिश्ता है। अगर आज हम देखें तो एक सामाजिक और एक कानूनी बंधन भी है। जब हम शादी करते हैं किसी से, तो उसके साथ हम सोशली भी कनेक्टेड हो जाते हैं, और लीगली भी बाइंडिंग हो जाता है वो रिलेशन हमारे ऊपर। और जब हम किसी भी धर्म की शादी और तलाक के नियम समझना चाहते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली आज हम मुस्लिम धर्म के जो नियम है उसकी बात करने वाले हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि इसी पेरिफेरी के अंदर, यानी कि अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर कितने ऐसे धर्म है जिनकी खुद की कस्टम, ट्रेडिशन, और उसके बेस पे ये कानून बनाए गए हैं, और उसके अंदर किस तरह से शादी को और डिवोर्स को देखा जाता है, यानी उनके अंदर शादी किस तरह से होती है, और उनके अंदर जो डिवोर्स लिया जाता है वो किस कानून के तहत वो लिया जाता है। तो ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि हम ये समझ सके कि मुस्लिम के अंदर फिर जो शादी होती है वो किस तरह से अलग धर्मों, दूसरे धर्मों से अलग है, या मुस्लिम के अंदर जो डिवोर्स होते हैं वो किस तरह से दूसरे धर्मों के अंदर जो डिवोर्स होते हैं उससे अलग है। या हम ये समझेंगे कि अलग है भी या नहीं, और अलग है तो क्या अलग है, ये हम समझ सकते हैं। और इसीलिए दूसरे भी जो कम्युनिटी है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि शादी क्या है, और फिर अलग अलग धर्मों में शादी कैसे मनाई जाती है वो हम देखते हैं। शादी तो एक बहुत ही, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अगर अंदर हम बात करें, तो शादी एक बहुत ही खास रिश्ता है, जो सिर्फ दो लोगों के मिलन का नाम ही नहीं है, बल्कि ये दो परिवारों और समाज का भी जुड़ाव की बात होती है। यानी यहाँ सिर्फ दो हस्बैंड एंड वाइफ, एक मेल और फीमेल ही ज्वाइंट नहीं होते हैं, पर पूरा परिवार जो है वो एक दूसरे के
साथ जुड़ जाता है और दो समाज एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि शादी करने वाले ऐसा जरूरी नहीं कि हिंदू हिंदू से शादी करे, मुस्लिम मुस्लिम से शादी करे, हो सकता है हिंदू मुस्लिम से भी शादी करे, मुस्लिम क्रिश्चियन से भी शादी करे। तो ये दो अलग अलग समाजों का भी जुड़ाव होता है। शादी का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता है, बल्कि जीवन भर एक दूसरे का साथ देना, खुशियों और मुश्किलों में साथ खड़े रहना और एक दूसरे की मदद करना भी होता है। तो अभी हम देखें कि हिंदू धर्म के अंदर जो है वो शादी को एक पवित्र संस्कार माना जाता है, राइट। क्योंकि इसमें कई सारी रस्में होती है, जैसे हल्दी की रस्म होती है, जैसे गुजराती में उसको पिट्ठी बोलते हैं, कि पिट्ठी लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं। ये हर कम्युनिटी की शादी में होता है। कई कम्युनिटी में हल्दी नहीं होगी, कई मेहंदी तो होगी ही होगी। सात फेरे जो है वो हिंदू में ही लिए जाते हैं। मंगलसूत्र पहनाया जाता है, मांग भरी जाती है, वो फेरे लगाए जाते हैं अग्नि के आसपास। तो ये सारी जो रस्में होती है, और ये रस्मों में जो पति पत्नी है वो जीवन भर साथ रहने का और एक दूसरे के प्रति जो जिम्मेदारियां है उसको उठाने का वो वादा करती है, और फिर ये लोग एक शादी के बंधन में बनते हैं। और हिंदू के अंदर ये मान्यता है कि ये बहुत ही पवित्र रिश्ता है, और इतना पवित्र है कि ये जन्म जन्मांतर तक चलता है। क्योंकि सात सात जन्म की शादी का जो कॉन्सेप्ट है, हमने अक्सर ये सुना है ना, लोग कहते हैं कि मेरा हस्बैंड इतना अच्छा है, मुझे सातों जन्म के लिए यही पति चाहिए। तो ये मान्यता है कि अगले जन्म है, और ये जो शादी इस जन्म में हुई है वो अगले 7 जन्मों के लिए। तो जन्म जन्मांतर की ये मान्यता हिंदुओं में पाई जाती है। और हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर तलाक का प्रावधान पहले नहीं, बिकॉज ये इतना पवित्र रिश्ता इसको माना जाए, तो इस रिश्ते को जो जन्मों जन्मों तक जुड़ा रहने वाला है उसे एक जन्म के अंदर तोड़ कैसे सकते हैं। तो तलाक की गुंजाइश पहले हिंदू कानून में नहीं थी। पर जैसे कि हम देखते हैं रिलेशंस के अंदर जो डायनामिक्स अभी आते हैं, वो डायनामिक्स को चलते काफी सारी शादियां जो है वो कभी कभी ठीक नहीं चलती है, टूट जाती है। तो तलाक का, डिवोर्स का प्रावधान तो, प्रोविजन होना तो जरूरी था। तो इसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1995 आया, कि जिसके आने के बाद जो है वो हिंदू धर्म में भी जो है वो तलाक जो है वो मुमकिन हो सका। और कभी ना खत्म होने वाला रिश्ता जो है, ऐसा मानते थे, उसमें भी अगर जरूरत पड़े कि इस मीन्स आगे नहीं चलने वाला है, तो इसके अंदर हिंदू डिवोर्स एक्ट भी आया, कि जिसके अंदर हिंदू भी जो है वो डिवोर्स दे सकते हैं। अभी हम सिख धर्म में शादी समझने की कोशिश करें, तो सिख धर्म के अंदर जो है वो आनंद कारज के रूप में होती है। यानी आनंद यानी खुशी, और कारज यानी कार्य, या खुशी का काम होता है ना, उसको इस तरह से लिया जाता है। इसमें लोग क्या करते हैं कि जो गुरु ग्रंथ साहिब होते हैं उनका, उनके इर्द गिर्द वो घूमते हैं। आपने शायद गुरुद्वारे का यूट्यूब पे, या कोई अगर है पंजाबी सिख तो उन्होंने देखा होगा, गुरुद्वारे में उनके जो गुरु ग्रंथ साहिब सेंटर में होते हैं, और सब उनके आगे जाके सर झुकाते हैं जमीन पे बैठ के, वहां पे। और शादी होती है तो लोग सामने बैठते हैं, फिर उनके चारों तरफ वो जो है वो घूमते हैं। और फिर पति पत्नी के बीच जो है भरोसा और जीवन भर साथ रहने के वचन लिए जाते हैं। और फिर इनमें भी अगर तलाक लेना पड़े तो हिंदू जो है, आपको ये समझना होगा कि हिंदू के अंदर जैन और सिख जो है वो हिंदू ज्ञाति के अंदर आते हैं। यानी अगर उनको डिवोर्स लेना हो तो वो हिंदू मैरिज एक्ट 1995 के अनुसार वो अदालत में डिवोर्स के लिए केस कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्रिश्चियन। क्योंकि अगर हम बात करें, अगर इंडिया के अंदर, तो हम बात करते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो मैंने इसीलिए ये लिया, पर मैंने एक पारसी अलग से ले लिया, क्योंकि पारसी के लॉज भी अलग है। तो अभी हम ईसाई जो मजहब है, यानी कि जो क्रिश्चियन रिलीजन है, उसकी बात करते हैं। तो ईसाई धर्म में शादी को एक होली सेक्रामेंट माना जाता है। यानी कि एक पवित्र अनुबंधन है, यानी कि पवित्र गठबंधन है, कि जो गॉड का ब्लेसिंग है। ऐसा माना जाता है कि ये जो परमेश्वर है उसकी ये आशीर्वाद के रूप में उसको, इसकी इसीलिए उसको होली सेक्रेमेंट माना जाता है। ये शादी जो है वो चर्च में होती है, और चर्च में उनके जो गॉड होते हैं उनके सामने ये शादी ली की जाती है। और इसमें भी पति पत्नी जो है वो अपने प्यार और वफादारी के जो वाव लेते हैं, आपको पता है ना, वचन लेते हैं। अभी तो ये जो जिस तरह से दे प्रगति होती जा रही है, लोग जो है वो धर्म को बैरियर नहीं मानते, बल्कि धर्म में, वैसे हर धर्म में जो अच्छी बातें होती है वो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे
कि जब भी ऐसे रिश्ते बनते हैं तो वो अपनाते हैं। तो आज कई धर्मों में अगर हम देखते हैं, जिस तरह से हिंदू में फेरे फरते हैं तो सातों फेरों पे वचन लिए जाते हैं। तो कई लोग होते हैं जो भले हिंदू नहीं होते पर उस तरह से वो सात वचन लेते हैं। या फिर जिस तरह से क्रिश्चियन में वाव्स दी यानी वादा दिया जाता है बोल के मैं ये करूंगी या मैं ये करूंगा। तो कई सारे जो न्यू कपल्स है वो लोग भी ये वाव्स लेते हैं, भले वो क्रिश्चियन हो ना हो। पर ये इतनी अच्छी ट्रेडिशन है कि जहां उनको लगता है कि इस तरह के वाव्स देने से उनका जो रिलेशन है, उनका जो रिश्ता है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, उनके बीच में और भी ज्यादा प्यार और अपनापन बनेगा। तो यहाँ पर ये ट्रेडिशन है। और अगर यहाँ पर भी उनका रिश्ते में कोई मुश्किल आती है तो उनके पास इंडियन डिवोर्स एक्ट है, जो क्रिश्चियन इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 का है। काफी पुराना है। उसमें वो लोग डिवोर्स के लिए जाते हैं। उसके बाद आता है पारसी। पारसियों में भी शादी एक खास रस्म होती है, जैसे एक खास क्रियाएं की जाती इन दोनों परिवार की सहमति से और पूजा पाठ के साथ। आपको पता है कि जो अग्नि उनके यहाँ जलती रहती है, तो वो सारी उनकी जो क्रिया है वो लोग ये पूजा पाठ के साथ शादी करते हैं। और शादी के दौरान वो लोग धार्मिक रिवाज और परंपरा का भी पालन करते हैं। तो पारसी के पास भी अपनी खुद की शादी की रस्में और उनकी ट्रेडिशन है। और यहाँ पर भी जो है वो पति पत्नी जो है जीवन भर साथ रहने का और जिम्मेदारी निभाने का प्रतीक जो है, ये उनकी जो रस्में है उसका सिंबल है। और अगर रिश्ता टूटे तो इनके लिए पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 है। तो इसी कानून के तहत वो लोग भी, अगर उनके रिश्ते में तकलीफ होती है तो वो इनके तहत इसके अंडर में वो लोग डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो अगर हम शुरू से देखें, हिंदू है तो उनकी शादी जो है वो हिंदू तरीके से होती है। और अगर उनको डिवोर्स चाहिए तो हिंदू लॉ बनाया गया है उनके कस्टम के मुताबिक। तो उनके कस्टम्स को ध्यान में रख के कि आर्य समाज में शादी हुई या फेरा हुआ, वो करके तो हिंदू के लिए अलग से हिंदू एक्ट बनाया गया जो मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है। उसी तरह से क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियनों का एक्ट बनाया गया, क्योंकि काफी सारी जो मैटर है वो कस्टम एंड ट्रेडिशन पे बेस्ड होती है। और मैंने कहा कि सिख जो है वो हिंदू कम्युनिटी के अंदर फॉल होते हैं, और बुद्ध जो है बुद्धिस्ट वो भी उसके अंदर, जैन बुद्धिस्ट भी शामिल होते हैं। तो वो हिंदू एक्ट के हिसाब से डिवोर्स के लिए वहां पर जाते हैं। फिर पारसी है तो पारसियों का खुद का भी एक डिवोर्स एक्ट है। अगर यानी दो लोग जो पारसी में शादी की है उनको डिवोर्स लेना है तो वो हिंदू मैरिज एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट के अंदर में एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते, उनको पारसी लॉ के हिसाब से ही फाइल करनी पड़ेगी। और पारसी लॉ के अंदर जिस तरह से ग्राउंड्स दिए गए हैं डिवोर्स के, जिस तरह से रेमेडीज दी गई है, उस तरह से ही उनको अपनी एप्लीकेशन को आगे चलाना। हम ये समझ पाए कि सारे धर्मों के पास उनके ट्रेडिशन है, उनके रिचुअल्स है, उनके पास शादी है, उनके पास शादी का कानून है और उनके पास डिवोर्स का कानून। उसी तरह से अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें, मुस्लिम लॉ की तो नहीं पर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर शादी को धार्मिक संस्कार नहीं माना जाता है। जैसे हमने हिंदू में देखा कि धार्मिक संस्कार है और जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, बल्कि यहाँ पर जो है ना, शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। जैसे हम बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट, जैसे हम लीज अग्रीमेंट करते हैं। तो जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसके अंदर कुछ शर्तें होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, उसी तरह से मुस्लिम के अंदर जो है वो शादी को जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। यानी कि हम दोनों के बीच में समझौता हुआ है कि हम साथ में रहेंगे और हमारी फैमिली जो है वो हम इस तरह से आगे बढ़ाए। पर एक चीज समझना है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें प्योरली धर्म नहीं आता है। इनका मानना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो भी उनकी जैसे वो कहते हैं कि इसे इबादत और सबमिशन, यानी कि समर्पण और जैसे हम खुदा के पास या गॉड के पास, भगवान के पास जैसे हम अपना समर्पण कर देते हैं ना, तो ये शादी जो है एक समर्पण का सिंबल है। यानी कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं। और इबादत का मतलब होता है कि वो लोग एक ही खुदा में बिलीव करते हैं और बहुत ईमान वाले हैं, यानी कि उनका जो मजहब का बिलीफ है वो बहुत ही स्ट्रांग है और एक ही बिलीफ वो रखते हैं। तो ऐसा जब हम कॉन्ट्रैक्ट सुनते हैं तो हमको ऐसा लगे कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कॉन्ट्रैक्ट तो कभी भी तोड़ सकते हैं, तो इसका क्या हुआ, पर यह यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी बहुत ही पवित्र कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा उसके अंदर भी, क्योंकि मुस्लिम की अगर शादी होती है तो उस शादी की जो क्रिया होती है, शादी को निकाह कहा जाता है। आपको अगर ये बात याद रखनी हो तो हमने अभी तक जो शादियां देखी उसमें शादी का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, पर इसमें जो ये प्रोसेस करते हैं ना, इस शादी को, ये एक्चुअली एक उर्दू वर्ड है शादी के लिए कि इसमें निकाह होती है।
और इसमें भी दोनों के हक और जिम्मेदारियां तय होती, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर हस्बैंड की क्या जिम्मेदारी होगी, वाइफ की क्या जिम्मेदारी होगी, हस्बैंड के क्या हक होगे, वाइफ के क्या हक होगे। कॉन्ट्रैक्ट में कैसा है ना, तुम मुझे ये दो मैं तुमको ये दूं, है ना, बदले में कुछ होता है, टेक एंड गिव का होता है। तो इसके अंदर ये सारी तय। पर हम जो सा नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को समझते, आप उतना लिटरली इस कॉन्ट्रैक्ट को ना समझे। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हक और जिम्मेदारियों का मतलब होता है एक हस्बैंड हस्बैंड की पत्नी के प्रति, वाइफ के प्रति जो जिम्मेदारी है, और वाइफ से जो उसका हक है उसके साथ संबंध रखने का, उसके साथ लाइफ बिताने का, वो उसको मिलता है। और मुस्लिम धर्म में शादी को निकाह कहा जाता है। इसमें पति पत्नी के अधिकार और जिम्मेदारियां दोनों तय होती है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है। और अगर इनको रिश्ता खत्म करना हो तो तलाक के लिए उनके लिए भी एक मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जिसे शरीयत एप्लीकेशन एक्ट भी कहा जाता है। 1937 का ये एक्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937। तो ये जिस तरह से हमने हिंदू, पारसी, क्रिश्चियन का देखा ना कि शादी इस तरह से होती है और डिवोर्स इस तरह से होता है, उसी तरह से मुस्लिम में भी शादी इस तरह से होती है और डिवोर्स जो है, डिवोर्स के लिए एक कानून है। और इसके लिए एक मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट भी बनाया गया है, उसके बारे में भी हम समझेंगे। क्योंकि विमेन को जो पावर मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप निकाह में देखेंगे तो तलाक का जो पावर है ना, हक, वो हस्बैंड के पास होता है, हस्बैंड तलाक देता है। पर जब से मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स आया है ना, तब कानून ने, इंडियन कानून ने मुस्लिम विमेन को भी ये पावर दिया है कि वो भी अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे सकते हैं। जिस तरह से दूसरे कल्चर के अंदर, दूसरे रिलीजन के अंदर हस्बैंड डिवोर्स मांग सकता है वाइफ से, और वाइफ भी डिवोर्स मांग सकती है हस्बैंड से, उसी तरह से मुस्लिम कानून के अंदर ऐसा जब नहीं था कि हस्बैंड डिवोर्स मांग सकता है पर वाइफ नहीं मांग सकती है। तो ये जो कानून है, वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, इसमें ये प्रोविजन की गई कि वाइफ भी जो है वो डिवोर्स मांग सकती है। ये हम आगे थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो मुसलमानों के लिए मैरिज एंड डिवोर्स का एक्ट हम यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर जो कानून है उनके शरीयत के मुताबिक होता है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में अगर आपको कहूँ तो मुस्लिम शादी जो है वो सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है, यानी कि एक मजहबी रसूमात नहीं है, धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पति पत्नी को दोनों को बराबरी का अधिकार दिया गया है और दोनों बराबरी की जिम्मेदारी निभाते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि हर धर्म में शादी और डिवोर्स के अपने अपने नियम और कानून हैं। भारत में हर धर्म के लोग अपनी शादी अपने धर्म के रीति रिवाज और कानून के अनुसार करते हैं। मतलब शादी सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये कानून के तहत उसको मान्यता प्राप्त होती है, यानी उसको वैलिडिटी प्राप्त होती है। तो जैसे हमने देखा कि हिंदू धर्म में शादी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1995 लागू होता है, और अगर डिवोर्स करना पड़े तो इसकी जो सेक्शन 13 है और 13B है, उसके अनुसार वो कोर्ट में तलाक के लिए जा सकते हैं। और हिंदू मैरिज एक्ट 1995 का जो ये दोनों मैंने सेक्शन की आपको बात की, उसके तहत ये लोग डिवोर्स जा सकते हैं। और हिंदू जब हम बात करते हैं तो हिंदू के अंदर मैंने आपको जैसे पहले बताया, बौद्ध भी आते हैं, यानी कि बुद्ध भगवान को मानने वाले लोग, जैन भी आते हैं और सिख भी आते हैं। हम ये तीनों जो है कम्युनिटी, उसको हिंदू माना गया है, तो ये हिंदू कानून के हिसाब से डिवोर्स लेंगे। और बाकी सारी कम्युनिटी जो है वो उनके पास, जैसे कि ईसाई धर्म हमने बात की, क्रिश्चियन की, तो इंडियन डिवोर्स एक्ट जो 1869 जो है सबसे पुराना कानून जो है, उसकी जो सेक्शन 10 है और सेक्शन 10A है, उसके हिसाब से तलाक की उसमें प्रोविजन दी गई है। अगर हम पारसी कम्युनिटी की अगर बात करें तो उनके लिए तो शादी और तलाक दोनों के लिए पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है, जो 1936 का है। और जिसकी सेक्शन अगर आप जानना चाहो तो सेक्शन 32 के अंदर में जो है पारसी कपल जो है वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करें कि जिसमें शादी को निकाह के रूप में माना जाता है, और तलाक के लिए जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 और मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट्स डिवोर्स एक्ट 1986 के तहत इसमें इसके नियम लागू होते हैं। और ये जो कानून है वो पति पत्नी के दोनों के अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित करती है। मुस्लिम कानून जो है, यानी कि शरीयत कानून जो है, वो लागू करने वाला कानून 1937 में आया। और मुस्लिम महिला तलाक के अधिकार की सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन एक्ट की हम बात करें वो 1986 में आया।
और ये सिर्फ उन लोगों पर लागू होते हैं जो मुस्लिम धर्म से संबंधित है, यानी कि जिनका पालन पोषण और आइडेंटिटी, यानी जिनका मेंटेनेंस और जिनकी आइडेंटिटी पहचान जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी में हुई है। यानी कि अगर वो मुस्लिम है तो, अभी मुस्लिम भी आप अगर जानना चाहो तो मैं थोड़ा डिटेल में इसको बताऊं कि मुस्लिम भी जो है उसमें भी जिस तरह से हमने हिंदू में बात कही कि सिख है, बौद्ध है और जैन है, उसी तरह से मुस्लिम में भी है जो शाखाएं है, ब्रांचेस है। तो मुस्लिम में एक बड़ी शाखा है उसका नाम सुन्नी है, और एक शाखा है उसका नाम शिया है। तो शिया हो या सुन्नी हो, ये दोनों जो है वो इस कानून के मुताबिक जो है वो डिवोर्स लेने जा सकते हैं। यानी एक बात क्लियर है कि शादी अगर हिंदू धर्म के मुताबिक हुई है तो डिवोर्स कैसे लेंगे, हिंदू कानून के मुताबिक। अगर पारसी के रिवाजों से हुई है तो जाना आपको फैमिली कोर्ट में ही है, कहीं और नहीं जाना है। पर आप जब ये एप्लीकेशन फाइल करेंगे डिवोर्स की, तो आप उस कानून, इवन मेंटेनेंस की, अगर वाइफ मेंटेनेंस भी मांगता है तो जब हम ये डिवोर्स एक्ट देखते हैं तो उसी के अंदर मेंटेनेंस की प्रोविजन भी होती है, इंटरिम रिलीफ, इंटरिम मेंटेनेंस, वो सारी रिलीफ उसके अंदर भी होती है। उसकी प्रोसीजर क्या होगी उसकी भी बात उसमें की गई होती है। तो जिस धर्म के लोग हैं, जिस धर्म में शादी करते हैं, उसी धर्म के जो कानून बने हैं उसके हिसाब से वो लोग डिवोर्स के लिए कोर्ट में अप्लाई करते हैं। पर अगर जैसे कि हमने कहा कि इंडिया के अंदर अगर हम देखते तो जरूरी नहीं है कि सारे मुसलमान है वो मुसलमान से ही शादी करते, हिंदू हिंदू से ही करते, या पारसी पारसी से और क्रिश्चियन क्रिश्चियन से। कई सारे है जो इंटरफेथ मैरिजेस भी होते हैं, यानी कि एक मुस्लिम हो गया उसने हिंदू से शादी कर ली, या फिर एक मुस्लिम हो गया उसने क्रिश्चियन, कोई भी हिंदू ने क्रिश्चियन से शादी कर ली, तो फिर कौन सा कानून लागू होगा, क्योंकि यहाँ तो दो कानून होगा। और जब हम कोर्ट में जाएंगे तो कोई भी एक कानून एप्लीकेबल होगा, राइट, एट अ टाइम। तो इसके लिए क्या किया गया है, 1994 में स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया। स्पेशल मैरिज एक्ट यानी कि ये ऐसे मैरिज है जिसमें रस्मों से शादी नहीं होती है, पर ये क्योंकि हिंदू, पर हम हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल लेते हैं, हिंदू और मुस्लिम के बीच में शादी हो रही है, तो अभी शादी के रिवाज कौन से निभाए गए। तो यहाँ कैसा है कि पहले तो ये अलग से शादी नहीं कर सकते, उनको शादी करने के लिए पहले जो है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है और उनको बोलना पड़ता है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। फिर वो रजिस्ट्रार है वो एक तरह की 1 महीने की नोटिस लगा देता है बाहर कि भाई ये दो लड़का लड़की हमारे पास आए हैं, ये धर्म से ये है, इनको शादी करनी है, किसी को ऑब्जेक्शन हो तो बोलो। और फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो वो लोग जो है, रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो उनको एक सर्टिफिकेट दे देता है कि तुम्हारी शादी हो गई। इसमें किसी भी तरह की रस्में नहीं हुई है, किसी भी तरह की धार्मिक क्रियाएं नहीं हुई है, पर कानूनन शादी हो गई। कई बार जो है कंफ्यूज होते हैं कि हमारी कोर्ट मैरिज, तो ये जो है ना स्पेशल मैरिज है, इसको कोर्ट मैरिज कह सकते हैं। पर हमने अगर आर्य समाज से हमने अगर निकाह करके शादी की है, फिर अगर हम उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर कराने जाते हैं कि भाई हमने समझो 5 तारीख को शादी की, हम 10 तारीख को रजिस्ट्रार ऑफिस में गए, रजिस्ट्रार ऑफिस को हम ये इन्फॉर्म करते कि हमने 5 तारीख को शादी की है, रस्मो रिवाज से की, हमको तुम सर्टिफिकेट दो कि हमने 5 तारीख से शादी की है, 5 तारीख। तो वो सर्टिफिकेट आपको जो भी उनके पैरामीटर्स है यानी डॉक्यूमेंट के, वो सब सबमिट करके वो आपको सर्टिफिकेट देता है किस तारीख का, जिस तारीख को आपने शादी। स्पेशल मैरिज एक्ट में ऐसा नहीं होता है। स्पेशल मैरिज एक्ट में आप बोलते हो कि हमें शादी करनी है तो करा दो, तो फिर वो सब कुछ प्रोसीजर करके वो फिर आपको सर्टिफिकेट देंगे कि अभी आप मैरिड हो। पर कोई रीति रिवाज नहीं फॉलो किए गए। पर हाँ, जब भी वहां पे रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाते हैं तो दो विटनेस होते हैं, और अगर अलग अलग है तो वो लोग जो भी उनके कल्चर में जो होता है, दोनों को हार पहनाना, अंगूठी पहनाना, स्वीट खिलाना, ये छोटी मोटी प्रक्रियाएं वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में ही कर लेते हैं। समझे, यहाँ तक आपको समझ में आया कि हम हर धर्म की शादी और डिवोर्स की बात कर रहे हैं, और हर धर्म में अगर शादी होती है तो उनके खुद के कानून के मुताबिक वो डिवोर्स ले सकते हैं। और अगर दो अलग अलग धर्म के लोग हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1994 जो है वो उसके हिसाब से अपनी शादी कर भी सकते हैं, और डिवोर्स लेना है तो भी उनको उसी के हिसाब से जाना है। वो किसी और कानून के हिसाब से जा नहीं सकते हैं, उनको स्पेशल मैरिज एक्ट कानून के हिसाब से ही डिवोर्स लेना पड़ेगा। हिंदू है तो ऐसा नहीं कि एक एक स्पाउस हिंदू है तो हिंदू में चले जाएंगे और दूसरा मुस्लिम है तो मुस्लिम, ऐसा नहीं। दोनों स्पाउस को इसी कानून के, और इस कानून के अंदर सारे प्रावधान है, मेंटेनेंस के प्रावधान है, कंसेंट डिवोर्स के प्रावधान है, कॉन्टेस्टेड डिवोर्स के प्रावधान है, सारी चीज है, ठीक है।
प्रावधान आप समझो कि प्रोविजन है। और अब हम आते हैं मुस्लिम, हमारा जो आज का एजेंडा है, ये मैंने आपको बैकग्राउंड दिया ताकि हम कहीं पर हमारी सोच को बहुत बायस न बना ले, जजमेंट न बना ले कि ये कम्युनिटी में तो ऐसा ही होता है। नहीं, हर कम्युनिटी में इसी तरह से होता है और हर कम्युनिटी के पास अपना कानून है। अगर शादी करने का कानून है तो उसको खत्म करने का भी कानून है। अभी हम मुस्लिम कानून यानी कि समझ रहे हैं, तो हमने जाना कि जो विवाह होता है, शादी होती है, उसको निकाह कहा जाता है, डिवोर्स है उसको तलाक कहा जाता है। और उनकी भी रिलीजियस ट्रेडिशनल नियम जो होते हैं वो लोग निकाह में करते हैं। पर हमको ये समझना होगा कि ये जो कानून है जो बनाया गया है ना, क्योंकि कानून के अंदर उस कम्युनिटी का, उस धर्म के लोगों के जो मान्यताएं है, जो कस्टम है, जो कल्चरली आई है, वो ट्रेडिशन, वो कहाँ से आती है? क्योंकि कानून बना तो कानून का सोर्स क्या है, बेस तो होना चाहिए ना, किस तरह से बना। तो इसके अंदर अगर हम सोर्स की बात करते हैं मुस्लिम कानून की, तो मुस्लिम कानून के अंदर दो तरह के सोर्स होते हैं। एक जो है वो डायरेक्ट सोर्स होते हैं, डायरेक्ट यानी जो एंशियंट, जिसको ऑथेंटिक सोर्स कहा जाता है, या जिसको प्राइमरी ओरिजिनल सोर्स कहा जाता है। यानी कानून का जो ओरिजिनल आइडिया कहाँ से आया है, वो उसको ओरिजिनल सोर्स कहा जाता है। और दूसरे होते हैं सेकेंडरी सोर्स के, जिसके अंदर ओरिजिनल के साथ साथ दूसरी जो हम जिस एनवायरमेंट में रहते हैं उसकी भी थोड़ी इन्फ्लुएंस होती है, उसको सेकेंडरी सोर्स कहा जाता है। तो हम अगर बात करें कि मुस्लिम कानून के जो सोर्सेस है वो ओरिजिनल यानी कि प्राइमरी है और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या आता है? तो प्राइमरी में अगर हम देखें तो सबसे पहले इसके अंदर उनकी जो धर्म की किताब है, जो पवित्र किताब हर धर्म में है, राइट। एक जैसे कि हिंदू में हम देखते हैं तो गीता है, उसी तरह से मुस्लिम के अंदर अगर हम देखते हैं तो कुरान है। तो ये जो है कुरान जो है वो उनका प्राइमरी सोर्स है, जो उनके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस ग्रंथ है। और इस ग्रंथ के अंदर पति पत्नी के अधिकार और शादी और तलाक के नियम बहुत ही स्पष्ट रूप से बताए गए। कुरान में मैरिज और डिवोर्स की भी गाइडलाइंस दी गई है, और इसे ही वो कम्युनिटी फॉलो करके, क्योंकि उनके लिए कुरान जो है वो उनकी धार्मिक किताब है ना। तो इसके लिए तो कुरान के अंदर अगर हम देखें तो निकाह की बात की गई है, शादी की बात की गई। तो जिस तरह से हम गीता की बात करें तो गीता के अंदर श्लोक्स होते हैं, राइट, श्लोक की बात हम करते हैं, उसी तरह से कुरान के अंदर सूराएं होती है, आयतें होती है। तो सूरा अन्नीसा जो कुरान का चौथा चैप्टर है, उसकी तीसरी आयत में ऐसा निकाह के बारे में बात किया गया है कि अगर कोई पुरुष मल्टीपल वाइफ्स रखता है तो सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया कि शादी होती है और अगर एक से ज्यादा उनके पास वाइफ है तो एक मेक श्योर करना चाहिए पति को कि वो हर वाइफ के साथ जो है वो न्याय से पेश आए। फिर इसी चैप्टर की चौथी अगर हम आयत देखते हैं तो उसके अंदर दुल्हन को जो मिलता है महर, आपने सुना होगा ये शब्द, जो गिफ्ट मिलती है। और ये जो गिफ्ट का कॉन्सेप्ट है आज देखो तो हर हर मैट्रिमोनियल में, हर कम्युनिटी के मैट्रिमोनियल में होते हैं। हम कई बार सीरियल्स में और मूवीज में देखते हैं शादी के बाद हस्बैंड वाइफ को कुछ गिफ्ट देता है, वाइफ हस्बैंड को कुछ गिफ्ट देते हैं। तो ये गिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हर रिलीजियन में अभी अपनाया जाता है। मुझे ज्यादा इसके बारे में ये नॉलेज नहीं है कि दूसरे धर्मों में पार्ट ऑफ कस्टम है यानी कि उनका धार्मिक पार्ट है, पर इसके अंदर उनका धर्म का पार्ट है ना। क्योंकि इनके कुरान के अंदर ये बताया गया है कि दुल्हन को मिलने वाली महर यानी कि एक रकम होती है, उस रकम का, उस अमाउंट का जिक्र इसमें मिलता है। इसके अलावा कुरान का चैप्टर 30 देखते हैं जिसको सूरा और रूम कहा जाता है, जिसकी 21 आयत के अंदर बताने में आया है कि अल्लाह ने पति पत्नी के बीच लव मर्सी क्रिएट की। यानी कि एक एक जोड़ा है, शादीशुदा जोड़ा है, उसके दिलों के अंदर ऊपर वाले ने, खुदा ने जो है वो प्यार दया भावना पैदा की है। और फिर मैं जब भी बात करती हूँ ना कि उनका ओरिजिनल सोर्स है, तो कुरान जो उनकी धार्मिक किताब है ये उनका ओरिजिनल सोर्स है। उस ओरिजिनल सोर्स में कहाँ कहाँ शादी के बारे में, शादी की रस्मों के बारे में, तलाक के बारे में कहाँ जिक्र किया गया है, मैं उसी के लिए आपके सामने ये कुरान की कुछ चैप्टर्स की ब्रीफ देने की कोशिश कर रही हूँ। अगर इसी कुरान का जो दो चैप्टर है, सेकंड नंबर का जो चैप्टर है जिसको सूरा अल बकरा कहा जाता है, इसकी अगर हम वर्सेस देखें 221 से लेके 232 तक,
तो इसके अंदर 221 से लेके 232 तक शादी और डिवोर्स के जो बेसिक रूल्स है, वो जो कंसेंट है और वुमेन राइट के बारे में बताया गया है। यानी कि शादी करने के लिए कंसेंट दोनों ओर से चाहिए। लड़का अगर लड़की से शादी करना चाहता है तो लड़की की भी कंसेंट चाहिए, और लड़की अगर लड़के से शादी करना चाहती है तो लड़के की भी कंसेंट चाहिए। आपने कई सारे मूवीज में देखे होंगे जहाँ पे मुस्लिम शादी निकाह बताया जाता है, तो काजी जो है वो जाके निकाह के जो क्लॉज होता है वो पढ़ता है, और फिर कि फला फला वल फला फला महरे रकम इतना, जो भी अमाउंट हो साइड किया जाता है, आपसे निकाह के अंदर आना चाहता है, क्या आपको कबूल है? और फिर वहां पे हीरोइन जो है वो बोलती है कबूल, राइट। तो एक कंसेंट दिया जाता है। महर की जो हमने बात की, तो सूरह बकरा के अंदर महर की बात की जाती है। तो इनका ये रिलीजियन का ऐसा मानना है कि उनकी शादी, डिवोर्स, शादी की क्रिया सब कुछ जो है, उनका जो धार्मिक किताब है कुरान, उसके अंदर है, जो ओरिजिनल उनका सोर्स, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो ओरिजिनल सोर्स है वो इनको हदीस कहते हैं। हदीस क्या है पता है? हदीस जो है उनके जो पैगंबर है, और प्रॉफिट मुहम्मद जो उनके पैगंबर है, जिसको प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, के जिनकी जो सेइंग्स है, उन्होंने खुद कहा, समझो कि किसी को कुरान की कोई बात समझ में नहीं आई, तो अगर प्रॉफिट मोहम्मद के पास जाके उनकी समझ हासिल करना चाहे, और फिर प्रॉफिट मोहम्मद जो उनको बोलते हैं ना, उसको हदीस कहा जाता है। और अगर प्रॉफिट मोहम्मद उसको कुछ एक्शन करके बताते हैं तो उसको भी हदीस कहा जाता है। तो जो हदीस जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट प्राइमरी सोर्स माना जाता है। और हदीस के भी अंदर अगर आप देखो तो शादी और तलाक के बारे में बात की गई है। तो हदीस में जो है वो निकाह की बात की गई है। जैसे कि एक हदीस है कि निकाह तभी वैलिड होता है जब दुल्हा और दुल्हन दोनों सहमत। ये हजरत मोहम्मद जो है पैगंबर साहब, उनकी सेइंग है कि ये शादी तभी मान्यता प्राप्त करेगी जब ये लड़का और लड़की दोनों शादी के लिए सहमति दर्शाते हैं। हमने देखा है कि क्यों हम कंसेंट की बात करते हैं। आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा कि कई बार लड़की को या लड़के को ब्लैकमेल करके, दबा के उसको बोलते हैं कि तुझे शादी करनी पड़ेगी। हमने कई सारे ऐसे शोज देखे होंगे जहाँ पे लड़की को इंटॉक्सिन किया जाता है, उसको कुछ पिला के बेहोश या फिर आधा बेहोश किया जाता है, और फिर हाथ पकड़ के या उठा के फेरे लिए जाते हैं, या फिर उसकी सिग्नेचर ली जाती है। हमने देखा है ना। तो इसका मतलब होता है कि वहां पे एक पार्टी जो थी वो कंसेंट नहीं दे रही थी, सहमत नहीं थी, इसके लिए जोर जबरदस्ती से करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो कहते हैं कि शादी तभी मान्य, अगर लड़की उठ के बोल दे कि मुझे तो कबूल नहीं थी, जबरदस्ती शादी की, तो तुरंत ही ये शादी जो है वो वैलिड नहीं मानी जाती है, यानी कि वॉइड हो जाती है। उसी तरह से हिंदू के अंदर भी आपने अनलमेंट सुना होगा, राइट, अनलमेंट के बारे में, कि शादी हो गई पर वो शादी जो है वो मर्जी से नहीं है, यानी शादी करने के जो भी क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुए, या मुझसे जबरदस्ती कराया गया कुछ भी है, तो पहले से ही, यानी कि शादी होने के बाद शादी ही वैलिड नहीं है, मुझे डिवोर्स लेने जाना ही नहीं है। डिवोर्स तो तब लिया जाए ना जब शादी वैलिड हो, शादी ही नहीं वैलिड है तो उसमें अनलमेंट होता है, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो है वो अगर दूल्हा दुल्हन में से एक अगर बोल देती है तो शादी वैलिड नहीं मानी जाती है। फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने और भी एक हदीस में बताया है कि दूल्हे को, दूल्हा जो है हस्बैंड, उसको जो है अपनी दुल्हन को, यानी कि वाइफ को जो है एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में महर देनी चाहिए, ऐसी एडवाइस करते हैं। यानी कि महर की बात भी जो है वो उनके प्राइमरी सोर्स के अंदर हदीसों में आती। और मल्टीपल वाइफ्स के बारे में भी, क्योंकि मोस्ट ऑफ, मुझे पता है कि आप में से कई लोग जो है मुझे सेशन के एंड में जो है ये सवाल पूछने वाले हैं कि कोई और कम्युनिटी में चार शादियों की बात नहीं है, सिर्फ मुस्लिम में ही क्यों चार शादियां अलाउड है, ये सब। पर मैं यहाँ पर आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी, यानी आप समझेंगे, और मैं हम उस पर बात भी करेंगे। तो प्रॉफिट मोहम्मद की एक हदीस ये भी है कि अगर कोई मल्टीपल वाइफ्स रखता है, यानी कि एक से ज्यादा बीवियां रखता है, तो उन्हें बराबरी का दर्जा, यानी कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट देनी चाहिए। अभी यहाँ पे ये समझना जरूरी है, क्योंकि इक्वल ट्रीटमेंट देना पॉसिबल ही नहीं। आपकी अगर एक से दो बीवी है तो आप, कोई भी कम्युनिटी का वो बंदा हो, वो अपनी वाइफ को कभी भी इक्वल ट्रीटमेंट दे ही नहीं सकता है। इसीलिए ये शर्त रखी गई है कि इक्वल ट्रीटमेंट होती ही नहीं है।
तुम दे ही नहीं पाओगे। एक आम इंसान कभी भी इतना जस्टिफाई चीजें कर ही नहीं सकता है। पर अगर आप बहुत अच्छे हो, कर सकते हो, तो फिर तुमको करने का कर सकते हैं, ऐसा है। करना चाहिए ऐसा नहीं कि करना ही चाहिए, तुमको बोलते हैं कि तुमको 4 ही करना है, ऐसा किधर भी नहीं लिखा है। आपको बताया गया है कि एक से ज्यादा तुम कब कर सकते हो, जब तुम सबको न्याय दे सकते। निकाह, ये हदीस में कहा गया है कि निकाह को पब्लिकली अनाउंस करना बहुत जरूरी है। शादी चोरी छुपके नहीं होती। हमने कई सारी सीरियल्स मूवीज में देखे, वो कहीं पर खंडर में लेके जाते हैं, कोई कोई फैक्ट्री होती है, इधर उधर उसको, लड़की को उठा के उसको बेहोश करके, आधा बेहोश करके उसको शादियों में घुमा रहे होते हैं। सब लोग गुंडे खड़े होते हैं, गन पॉइंट पे शादी होती है, या तो खुद के रिश्तेदार को, भाई बहन माँ बाप को बंदी बना लिया होता है और ब्लैकमेल करके शादी करते हैं। तो बोले ये शादी को पब्लिकली तुमको अनाउंस करना पड़ता है, और ये शादी जरूरी है कि विटनेस के सामने, विटनेस होने चाहिए। विटनेस भी कैसे होने चाहिए? मेल है तो 2 विटनेस मेल होने चाहिए, 2 विटनेस है तो दोनों मेल होने चाहिए, और 3 विटनेस है तो 1 मेल होना चाहिए और 2 फीमेल होना चाहिए। दूसरी एक हदीस जो है वो इस तरह से बात करती है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में लव, रिस्पेक्ट और काइंडनेस मेंटेन करना जरूरी है। ये भी प्राइमरी सोर्स उनका बोलता है। उसके बाद उनका जो प्राइमरी सोर्स है वो सुन्ना है, और सुन्ना जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद किया हो, यानी कि अपनी जिंदगी के दौरान उन्होंने खुद वो प्रैक्टिस किया हो, तब वो बात जो है, समझो कि मैं देखूं तो मैं उनके जैसा करना चाहूं, तो उसको वो सुन्ना बोलते हैं। राइट? तो अगर प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी वाइफ को जिस तरह से रखा हो, प्रॉफिट मोहम्मद ने अगर शादी की हो, उन्होंने कोई समझो कोई काम किया हो, तो मैं उनको फॉलो करूं, उसको सुनना। तो सुन्ना के अंदर भी निकाह सेरेमनी में, सेरेमनी की बात की गई है कि कि निकाह सेरेमनी जो है बहुत सिंपल और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी हमको सरमन दी गई है। दूल्हा और दुल्हन की कंसेंट की बात भी सुन्ना के अंदर की गई है। विटनेस की बात भी, कम्युनिटी के सामने पब्लिकली अनाउंसमेंट की बात भी सुन्ना में की गई है। और हस्बैंड वाइफ के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट, फेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करने की बात भी सुन्ना में भी की गई। तो ये कानून जो भी बना ना, तो कानून ये जो प्राइमरी सोर्स है उसको ध्यान में रखते हुए बना है। इसके लिए आप देखोगे कि क्यों निकाह के अंदर इसको कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है, कि कॉन्ट्रैक्ट अगर तुम करते हो तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि तुमको मेहर देनी होगी, तुमको इक्वल ट्रीटमेंट देनी होगी, तुमको उससे प्यार से बरतना होगा। ये इसीलिए इस्लाम मुस्लिम के अंदर निकाह को एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। उनका दूसरा, यानी वो कानून जो बना, मुस्लिम कानून, उनका दूसरा जो सोर्स है, जिनको सेकेंडरी सोर्स कहा जाता है, वो उनका डायरेक्टली रिलीजियस टेक्स्ट से नहीं आता है, पर उसको इंटरप्रेट करने, यानी कि समझो कुरान को इंटरप्रेट कौन करता है, तो जैसे बड़े स्कॉलर हो गए, जिसको वो आलिम कहते हैं, तो बड़े स्कॉलर उसको इंटरप्रेट करते हैं और फिर वो अपनी बात रखते हैं, तो उसको वो सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं। और जैसे कि हम देखे आलिम और काजी जो है, वो सेकेंडरी सोर्स में आते हैं। ज्यूरिस्ट जो है, आलिम है, ज्यूरिस्ट है, इस्लामिक स्कॉलर्स है, जो लोग कुरान, हमने जो प्राइमरी देखा सोर्स, कुरान, हदीस और सुन्ना का इंटरप्रिटेशन करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं कुरान समझ में आता, तो आप उसको अच्छे से टाइम के साथ मुझे समझाते हैं, और इस एक्सप्लेनेशन को वो लोग फिक, FIQH, फिक भी कहते हैं। और रूल्स और गाइडेंस को प्रैक्टिकल बनाने में जो है, ये फिक जो है वो मदद करता है, यानी कि इन विद्वानों से, आलिमों से, जो ज्यूरिस्ट है उनसे, जो आपको पता होगा, आपने फतवा सुना होगा, बराबर, कई सारे ज्यूरिस्ट जो है वो फतवा यानी एक तरह का जजमेंट, ठीक है, वो फतवा देते कि यही फॉलो, एक फैसला है यही फॉलो, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि कुरान, हदीस और सुन्ना के अंदर जो ये सारी बातें की गई है, उसको प्रैक्टिकल किस तरह से करना। जैसे कि शादी की बात की गई है, मेहर देना चाहिए, तो मेहर को कहाँ लिखेंगे, तो निकाह के कॉन्ट्रैक्ट में लिखना है, तो वहां पे उसका सेंटेंस है। तो इसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए ये जो लोग हैं वो हेल्प करते हैं। उसके अलावा दूसरा जो सेकेंडरी सोर्स इसका जो है मुस्लिम कानून का, जिसको हम मोमेडन लॉ कहते हैं, वो है लीगल एनेक्टमेंट्स, यानी कि कानूनी जो कानून प्रथा है उसको कोर्ट जो डिसीजन लेती है। आपको पता होगा कि कोर्ट ने अभी रिसेंट जो कोर्ट का डिसीजन 2019 में जो आया है वो ट्रिपल तलाक का है। क्योंकि जो बात अगर शरीयत एक्ट में, यानी कि कानून के हिसाब से, उनके कस्टम के हिसाब से भी जो बात होती है, पर कानून के, यानी कि इंडियन कानून के अंदर जो इंडिया के अंदर जो सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, हमारा जो बंधारण है, भारतीय बंधारण जो लागू होता है,
उसके अंदर जो फ्रीडम और जो चीजें दी गई है, अगर उसके अगेंस्ट कुछ होता है तो फिर कानून एनेक्ट करता है और कानून ये फैसले लेता है, और कानून जिस बारे में फैसला लेता है वो सब पे बाइंडिंग होता है। तो कुछ ऐसे सोर्सेज जो है वो ज्यूरिस्ट भी लेते हैं और लीगल ज्यूरिस्ट भी लेते हैं, यानी कम्युनल ज्यूरिस्ट भी लेते हैं और लीगल ज्यूरिस्ट भी। तो और इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है, उसके बाद मैरिज, उसके बाद हमने वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट की जो बात की वो आया कि जिसके अंदर वुमेन को जो पावर नहीं था डिवोर्स देने का, वो पावर जो है उसके अंदर इंक्लूड किया। राइट, हमने जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 की जो बात की, उस कानून की रचना हुई। यानी कि जो सेकेंडरी सोर्सेस है वो कोर्ट के जजमेंट से जो लीगल क्लैरिफिकेशन देते हैं और प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हैं। हम समझे शादी क्या है, डिवोर्स क्या है, अलग अलग धर्मों में शादी डिवोर्स क्या है, मुस्लिम धर्म में शादी डिवोर्स क्या है, और मुस्लिम धर्म का जो कानून है वो कहाँ से आता है, कहीं ना कहीं बेस है। तो हमने उसके प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स की बात करी। प्राइमरी में हमने कुरान, हदीस और सुन्ना की बात करी। सेकेंडरी में हमने ज्यूरिस्ट की बात करी, जो ज्यूरिस्ट इंटरप्रेट करते हैं, कम्युनल ज्यूरिस्ट। और दूसरी हमने बात की कि जो हिंदुस्तान का जो कानून है वो उसको इंटरप्रेट करता है, तो वो कानून बन। तो यहाँ तक सब सही है। अब हम जाते हैं शादी कैसे होती है, वो सब हमने बात की कि उसके अंदर मेहर लिखना बहुत जरूरी है, उसके अंदर कंसेंट होना बहुत जरूरी है, प्रोमिस होना बहुत जरूरी, वो सब हमने बात अभी कर। अभी हम आगे बढ़ते हैं। मेहर के बारे में मैं थोड़ा समझा दूं। मेहर एक अमाउंट है, कई बार ये कैश होता है यानी कि करेंसी में होता है, कई बार मेहर एक प्रॉपर्टी भी होती है। जैसे मैंने बात की ना कि शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, कोई इयररिंग, चेन, ये वो जो भी देना चाहे दे सकते हैं। कोई भाई मैं एक फ्लैट है, एक ये बंगला है, एक गाड़ी है, वो दो। पर ये सारी चीज जो दूसरी कम्युनिटी में है वो शादी के बाद दी जाती है। यहाँ पर जो मेहर है ना, वो शादी के वक्त दिया, यानी शादी करने की एक कंडीशन ही मेहर है। अगर आप मेहर फाइनल नहीं करते तो शादी हो ही नहीं सकती। शादी का जो कॉन्ट्रैक्ट भरा जाता है उसके अंदर की एक प्री रेक्विजिट जो कंडीशन है वो मेहर। हाँ, और ये मेहर जो है वो हस्बैंड जो है एट अ टाइम ऑफ मैरिज भी दे सकता है, मैरिज की रात को, यानी जिस दिन उनकी निकाह हुई उस दिन उनकी फर्स्ट नाइट को भी दे सकता है, और बाद में भी दे सकता है, और एट द टाइम ऑफ डिवोर्स भी दे सकता है। और डिवोर्स नहीं होता है तो डेथ के टाइम पे भी दिया जाता है, यानी डेथ उनकी हो गई है पर वो मेहर को वो अपनी विल के अंदर अलग से उस मेहर की अमाउंट को, या मेहर जो भी देना सोचा हो मेहर के बदले, वो भी दे सकते हैं। पर प्री रेक्विजिट ये है कि शादी करने के पहले ही क्या देना है ये डिसाइड हो जाता है ना। शादी के बाद मैं कुछ भी गिफ्ट दूं ऐसा नहीं। मेहर 51,000 है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 4 फ्लैट है, ये है वो है, सब पहले से डिसाइड हो जाते हैं। मोस्टली प्रॉपर्टी है, बहुत पैसे वाले लोग ऐसा करते हैं, नॉर्मल लोग 11,000, 51,000, 21,000, 1 लाख, 2-5 लाख, 11 लाख ऐसा करते हैं। तो ये वाइफ को मिलता है, ठीक है। और ये जो है ना मेहर, वो कोई गिफ्ट, यानी गिफ्ट है पर गिफ्ट की तरह नहीं लिए जाता है, ये हस्बैंड का ऑब्लिगेशन है और वाइफ का राइट माना जाता है। वो राइट है उसका कि उसको मिलना चाहिए। और ये इतना ऑब्लिगेटरी है कि निकाह तभी वैलिड होती है जब मेहर तय की गई हो। इसके बिना निकाह मान्य ही नहीं मानी जाती है ना, मेहर के बिना की गई निकाह वैलिड ही नहीं होती। ठीक है। और जैसे मैंने कहा, अमाउंट हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टाइप ऑफ मेहर मैंने आपको बताया कि मुआज्जल जिसे कहते हैं, वो जो निकाह के समय दी जाती है। ये आपको इतनी सारी चीजें याद है, मैं खाली इंफॉर्मेशन के लिए दे रही हूँ। और महर मुआज्जल भी होती है जो शादी के बाद भी दी जाती है, शादी के टाइम पर भी जाती है, या डिवोर्स या डेथ के समय दुल्हन को दिए जाते। तो आपको मैंने यहाँ पे मेहर की बात कर दी। अभी हम जाते हैं, मैंने आपके साथ विटनेस की भी बात कर दी, क्योंकि मैं ये आपको पैरामीटर्स, ये जो सारी रिक्वायरमेंट है वो इसके लिए बताती हूँ कि जब भी आपके पास एज अ एडवोकेट, आप अगर एक मुस्लिम कपल आता है और डिवोर्स के लिए जाता है, तो डिवोर्स कराने के लिए शादी होनी जरूरी है और शादी वैलिड होनी जरूरी है। तो शादी किस तरह से हुई है ये आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये चेक कर सके कि शादी वैलिड है या नहीं। अदरवाइज हमारे पास रिसेंटली एक केस आया था, मेरा नहीं था पर उस दिन मेरा केस था, तो मैं कोर्ट में
जज साहब के सामने ही मैं प्रेजेंट थी, और मेरे आगे दूसरी पार्टी आई और उन्होंने बोला कि मुझे स्पेशल मैरिज एक्ट के मुताबिक हमको डिवोर्स ग्रांट कर दो। जज साहब बोलते पहले तुम शादी तो करो, क्योंकि तुमने शादी नहीं की है। तो वो बोलते हैं हमने शादी का एफिडेविट रखा है, हमने है ना कोर्ट में शादी की है। तो जज साहब बोलते हैं कि मैं डायस पे से ऐसी सब बात नहीं कर सकती, पर मैं आपको बताती हूँ कि क्लाइंट को ये क्लियर नहीं होता है। तुम कोर्ट की बिल्डिंग में बुलाकर वकील के पास एक स्टैम्प पेपर पे शादी लिखवा कर, यानी कॉन्ट्रैक्ट लिखवा कर आप अगर नोटरी का स्टैंप लगवाते हो, तो क्लाइंट को ऐसा लगता है कि उनकी शादी कोर्ट में हुई है। उनकी शादी कोर्ट प्रिमाइसिस में हुई है और वकील ने स्टैंप लगाया, और वकील को शादी कराने का वकील के पास कोई पावर नहीं होता है, राइट। तो कोर्ट की शादी हुई ऐसा लोग मानते हैं, पर कोर्ट की या तो बिल्डिंग में हुई, या तो वकील ने वो जो नोटरी का स्टैंप लगाया उससे कोर्ट को कोई लेना देना नहीं, यानी कोर्ट में शादी नहीं हुई है। तो कोर्ट ने ये कहा कि ये जो आप नोटरी करा के पेपर लेके आए हो उससे शादी एस्टेब्लिश नहीं होती है। जब शादी एस्टेब्लिश नहीं होती है तो फिर डिवोर्स लेने कैसे आए, आप समझे। इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझा रही हूँ कि आप जब भी अगर ऐसे मैटर हैंडल करोगे तो ये जरूरी है कि आप पहले ये देख लो कि भाई शादी तो वैलिड है या नहीं। तो ये सारी मैं इसके लिए महर है, और फिर विटनेसेस की भी मैंने बात की कि विटनेस होने बहुत जरूरी है। दो विटनेस, दो अगर दो मेल है तो दो विटनेस, और तीन विटनेस है अगर आपके पास तो उसमें से एक मेल और दो फीमेल होनी जरूरी है। फिर डेक्लेरेशन, आप देखो कि जब भी पिक्चरों में हमने देखा है कि हस्बैंड वाइफ जब कबूल 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 करते हैं और फिर काजी जो है वो बाहर आके डिक्लेयर करते हैं कि फला वल्द फला की शादी, निकाह जो है वो फला फला महर के रकम आज तकमील हुई, या समथिंग उनके जो अरेबिक वर्ड होते हैं उसमें वो बोलते हैं कि आज ये शादी परफॉर्म की गई है। तो ये जो है वो पब्लिकली लोग जो गेस्ट आए होते हैं वो शादी को अटेंड करने के लिए, उनके सामने पब्लिकली जिसको वो खुतबा बोलते हैं, यानी कि इसको स्पीच पब्लिकली उसको अनाउंस करते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर वो उनको रजिस्टर कराना चाहे अपनी शादी को, तो जो स्टेट में वो रहते हैं वहां के मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उसको रजिस्ट्रार कह सकते हैं। अगर आपके पास क्लाइंट आते हैं, आप इनको समझाए कि शादी को रजिस्टर करने का मतलब होता है कि शादी को वैलिड इसी तारीख को हुई है वो करना होता है। रजिस्टर का मतलब भी कानून कोर्ट मैरिज नहीं हो, ठीक है ना। वो तो हमने जैसी भी तरह से शादी की है वो शादी वैलिड है, ये हमको मान्यता उस सर्टिफिकेट से मिलती है, ये उसका मतलब है। तो इसके लिए मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके मैरिज सर्टिफिकेट हम मांगते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने शादी भी देख ली। उसके बाद हम जाते हैं तलाक के। तो तलाक जो है वो मुस्लिम लॉ के अनुसार हस्बैंड का अधिकार है ना। इसके लिए मैंने बात की कि वाइफ को भी अधिकार मिले, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वालिटी की बात की गई है ना, मेल फीमेल की। तो अगर यहाँ पे देखे तो पावर खाली हस्बैंड को, तो वाइफ को तो नहीं मिला। तो कॉन्स्टिट्यूशनली जुडिशरी ने ये मेक श्योर किया कि इंडिया की हर सिटीजन को अगर इक्वल राइट मिलते हैं तो मुस्लिम वुमेन को भी मिलना है। हाँ, तो हस्बैंड का अधिकार जिसे वो अपनी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है। तलाक लेने के लिए हस्बैंड को किसी भी कारण से इसे घोषित यानी जाहिर करना पड़ता है, और ये माना जाता है कि तलाक जो है वो रिजनेबल कॉजेज पर ही आधारित होना चाहिए। आज इसने मुझे सब्जी बना के नहीं दिया, सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया, तो डिवोर्स, तलाक। क्योंकि इस कम्युनिटी में जो है वो तलाक जो है वो ओरली प्रोनाउंस करना पड़ता है कि इसने आज की सब्जी जला डाली, तलाक। ऐसा नहीं होता है। वैलिड रीजन, रीजनेबल कॉज, है ना, वो उचित कारण होना बहुत जरूरी है। और तलाक देने से पहले हस्बैंड को दो विटनेस के सामने, पहला तो दो आर्बिटर होते हैं, यानी कि अगर हस्बैंड के जहन में ये ख्याल भी आया है कि मेरा और मेरी वाइफ का नहीं जम रहा है तो मुझे इसको तलाक देना है, अभी तक मैंने मुंह जुबानी तलाक बोला नहीं है, पर यह भी कहा गया है कि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम उनको तलाक देना चाहते हो तो तुमको दो आर्बिटर्स को ढूंढने का, यानी आर्बिटर्स की मदद लेनी पड़ेगी। और तभी, तलाक लेने के लिए नहीं, तुम्हारी मैटर के अंदर रिकंसिलिएशन कराने की कोशिश करने के लिए दो आर्बिटर को, मध्यस्थी जिसको हम बोलते हैं, मीडिएशन कराने की कोशिश करनी पड़ेगी। और ये जो कोशिश है वो फेयर कोशिश होनी चाहिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। और अगर ये कोशिश फेल हो जाती है फिर ये तलाक इफेक्ट में आ सकता है, और फिर जो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है वो एंड हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और फिर पति पत्नी का एक दूसरे के ऊपर कोई भी क्लेम नहीं रहता। जैसे कि अगर हम केस एग्जाम्पल ले, तो जो सर्वर या खान है,
वर्सेस जवाहर देवी, 1964 का ये केस है। यहाँ कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 3 ओरल डिक्लेरेशन से दिया गया तलाक, जब पत्नी गर्भवती थी, तो उसे लीगल वैलिडिटी नहीं मिली। यानी जैसे ऊपर हमने देखा ना, कि आगे हमने देखा कि उचित कारण होना चाहिए। अभी तलाक बोल रहे हो आप, तलाक तलाक तलाक, पर आपकी बीवी तभी प्रेग्नेंट है, तो ये वैलिड रीजन मीन्स ये वैलिड रीजन नहीं है, ये रीजनेबल ग्राउंड नहीं है। क्योंकि यहाँ तो आपके अनबॉर्न बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है। आपका बेबी है तो उसकी प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस राइट की बात आती है। तो ये जंक्चर पे आप उनको जो तलाक दोगे वो तलाक वैलिड नहीं माना जाएगा, यानी कि इसको लीगल वैलिडिटी नहीं मिलती है। तो इस केस से ये समझा गया कि तलाक प्रोनाउंसमेंट में सही इंटेंशन, क्योंकि ये लोग का मानना है कि हर चीज जो है वो नियत पे आधारित होती है। तो तुम्हारी जो नियत है, तुम्हारा जो इंटेंशन है, वो सर्कमटेंसिस को यानी कि परिस्थिति को देख के होना बहुत जरूरी है ना, उसको ध्यान में लेना बहुत जरूरी है। और दूसरा इनके अंदर ये है कि तलाक लेने के बाद पत्नी दोबारा तभी अपने पति के साथ रह सकती है जब वो हलाला पूरा हो। अभी हलाला एक प्रोसेस है और ये बहुत ही टफ प्रोसेस है। अभी कभी कभी क्या था, देखो तलाक की प्रोसीजर को इतना टफ इसीलिए बनाया गया। अभी हम सोचेंगे ये तो क्या है उसको, यानी हलाला का मतलब ये होता है कि पति अगर पत्नी को डिवोर्स देता है, तलाक 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 बोल के, और फिर अगर वो पत्नी को, वो बीवी को वापस रखना चाहता है, तो वो ऐसा नहीं रख सकता। उस वाइफ को किसी और से शादी करनी पड़ेगी और उस शादी को एक्चुअल में कंज्यूम करना पड़ेगा, खाली नाम से शादी नहीं करने का उसके साथ, क्योंकि शादी का मतलब होता है उसके साथ फिजिकल रिलेशन रखो, सब कुछ करना पड़ेगा। और उसके बाद भी उससे तलाक जो है वो विलिंगली, यानी वो हस्बैंड जो है वो कंसेंट से खुद तलाक देवे, जबरदस्ती तलाक नहीं ले सकते। तब वो तलाक शुदा हो जाए, फिर वो बीवी जो है वो अपने हस्बैंड से वापस शादी कर सकते। हम सोचेंगे कि ये ऐसा क्यों, पर क्योंकि तलाक न हो और कोई भी आदमी जो है वो अपनी बीवी को इतना इंस्टेंट तलाक न दे दे, इसके लिए तलाक के बाद बीवी वापस कैसे मिलेगी, इसके लिए इतनी भारी भारी शर्तें रखी गई, ताकि इंसान जो है वो तलाक देने के पहले सोचे कि खुदा ना खास्ता अगर मैंने थोड़ा गुस्से में तलाक दे दिया, बहुत ही छोटी बात पे तलाक दे दिया, तो वापस मेरी बीवी जो समझो नेक वाइफ हो या फिर मेरे गुस्से की शिकार हो गई वो तलाक लेके, तो मैं उस बीवी को वापस नहीं ले सकता। इसके लिए इतनी भारी इनको जो है वो शर्त रखी। तो हमने हलाला की बात भी हमने सुनी। तो ये भी एक देखा जाता है कि तलाक के लिए रीजनेबल रीजन होने जरूरी है। दूसरा एक जो इसको इला कहते हैं, इला तलाक, ये एक इस तरह का तलाक होता है कि जिसके अंदर जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल फिजिकल रिलेशन बनाने से अपने आप को पीछे खींच लेता है, वो अपने आप को अब्सटेन करता है, यानी कि फिजिकल रिलेशन बनाना वो बंद कर देता है। और अगर ये जो फिजिकल रिलेशन न बनाना 4 महीने तक खींच जाता है, तो उसके बाद ये जो है वो तलाक का ग्राउंड बन जाता है। तो इससे जो डिवोर्स जो है वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट में आ जाता है, क्योंकि 4 महीने से तुमने तुम्हारी वाइफ को वाइफ की तरह ट्रीट नहीं किया। तो ये भी एक डिवोर्स का वो है। और अगर हमने आज के तो सेशन में ये नहीं देखे कि पर हम जब मुस्लिम में देखते तो अलग अलग थॉट ऑफ स्कूल के लोग हैं, यानी कि अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग शाखाएं हैं मान्यता वालों की। जैसे हम हिंदू की बात की थे, सिख है, बुद्ध है, उसी तरह से मुस्लिम के अंदर शिया है, सुन्नी है। शिया के अंदर और उनके अंदर स्कूल्स है, यानी कि शाफई स्कूल, हनबली स्कूल, मालिकी स्कूल। तो ये सारी जो स्कूल्स है उसमें से एक शाफई जो स्कूल्स है उसके अनुसार वाइफ जो है वो कोर्ट में जुडिशियल डिवोर्स की मांग कर सकती। अभी तक हमने हस्बैंड की देखी थी, पर अगर यहाँ पर कहा गया है कि वाइफ भी कुछ जाके डिवोर्स पति से ले सकती है, और इस तरह से हस्बैंड के साथ उसका भी जो है डिवोर्स जो है मीन्स शादी जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। और मैरिटल जो उनके ऑब्लिगेशंस है वो ऑटोमेटिकली वो डिवोर्स निग्लेक्ट होने की वजह से ऑटोमेटिकली वो डिवोर्स इफेक्ट में आ जाती है। उसके बाद एक एक डिवोर्स का प्रकार, मैंने कहा था ना आपको कि डिवोर्स कैसे कैसे होते हैं ना, किस किस तरह से पति पत्नी को या पत्नी पति को डिवोर्स देती है, उसकी हम बात करें तो एक जो डिवोर्स है उसको जिहार कहा जाता है, ZIHAR। जिहार एक खास प्रकार का तलाक है जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी के साथ कंपेयर करता है।
और उस रिश्ते में कंपेयर करता है जो रिश्ते में ऐसे रिलेशन रखना, शादीशुदा जो हस्बैंड वाइफ रिलेशन रखते हैं वो रिलेशन रखना प्रतिबंधित हो, प्रोहिबिटेड हो, फॉरबिडन हो, तो वो रिश्ता कैसे। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं तो, अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि हस्बैंड जो है वो वाइफ को ऐसा बोलता है कि तुम तो मेरी माँ जैसी, कभी माँ के साथ कोई हस्बैंड वाइफ जैसे रिलेशन नहीं रखता है, राइट। तो अगर एक बार हमने वाइफ को माँ के साथ कंपेयर कर दिया, तो उस स्थिति में जो हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशन करना उसको फॉरबिडन हो, यानी उनका उनका जो धर्म है, मजहब जो है, वो उसको बोलता है कि अब तुमने वाइफ को माँ के साथ कंपेयर कर दिया, अब तुम तुम्हारी वाइफ के साथ कोई फिजिकल रिलेशन रख नहीं सकते, अब प्रतिबंधित हो जाता है, ठीक है। और वाइफ के लिए लीगल रेमेडी जो है वो कोर्ट में जाके डिवोर्स मांगना होता है, क्योंकि अभी तक तो जब हम बात कर रहे थे कि वाइफ को डिवोर्स का पावर नहीं है, तो इस केस में अगर ऐसा कुछ होता है तो वाइफ जो है, क्योंकि हस्बैंड ने कंपेयर कर दिया और अभी वो हस्बैंड के साथ रह नहीं सकते बिकॉज रिश्ता बदल चुका है बातचीत से, तो वो कोर्ट में जाके उस आदमी से डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसकी मांग कर सकते हैं। और जिहार डिवोर्स को हल करने के लिए जुडिशियल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, ये हमने बात की। फिर एक होता है तफवीज, यानी कि डेलीगेट करना, डिवोर्स डेलीगेट करना। अब आप सोचोगे अभी ये जो है ना डेलीगेट करना, ये सिर्फ मुस्लिम में नहीं है, सब में ही है। अगर आप देखोगे कि अगर समझो कि आप फैमिली कोर्ट में कभी आके आप विजिट करोगे, तो अगर समझो हिंदू हिंदू से भी डिवोर्स चाहता है, अगर हस्बैंड किधर बाहर बैठा है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में या लंदन में, तो वो जो है वो खुद कोर्ट में नहीं आ सकता है, तो वो अपना पावर ऑफ अटर्नी देता है कोर्ट को, ताकि अपना जो पावर है वो डेलीगेट करता है डिवोर्स देने का, कि मेरे बिहाफ में मेरा ये जो फैमिली मेंबर है वो पेपर पे सारे साइन करे। सिमिलरली ये तफवीज है कि जहां पर हस्बैंड जो है, एक तो वो वाइफ को ही डेलीगेट करता है, ये मैं बात करती हूँ जब तक वाइफ को अलग से डिवोर्स का पावर नहीं था, तो एक ऐसा तलाक बनाया गया उनके धर्म के हिसाब से कि तफवीज भी होता है ना, हस्बैंड खुद वाइफ को ये पावर दे दे कि तू भी मुझे डिवोर्स दे, यानी कि ये उसने खुद को डिवोर्स देने का जो पावर है वो डेलीगेट किया है अपनी वाइफ को या किसी और को, किसी और से पे मेरा डिवोर्स का ये जैसे कि आज हम देखते हैं कि डिवोर्स हम व्हाट्सएप पे भी, तो व्हाट्सएप जो है वो एक माध्यम बनता है, हम फोन पे या वीडियो कॉल पे भी डिवोर्स करते हैं, तो वो एक माध्यम बनता है, तो जो ऐसा माध्यम बन सकता है उसको वो डिवोर्स जो है वो डेलीगेट किया, ये डिवोर्स देने का पावर जो है वो डेलीगेट किया जाता है। और फिर वाइफ अगर ये कोर्ट में लेती है तो इस डिवोर्स को वैलिडिटी भी दी गई है, इसको वैलिड माना है। ये जो प्रोविजन मैंने अभी बात की, वो जो प्रोविजन है वो वाइफ के जो राइट्स है उसको बहुत स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि हस्बैंड की कंसेंट के बिना वाइफ अपने लीगल रेमेडी का यूज कर सकती, ठीक है ना। उसके बाद एक डिवोर्स आता है खुला, इसके बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि हम जब कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो हम खुला डिवोर्स की बात करते हैं कि जो जो डिवोर्स जो है वो वाइफ दे सकती, अगर हस्बैंड के साथ नहीं रहना है और हस्बैंड डिवोर्स देने के लिए रेडी नहीं है तो वाइफ दे देगी, क्योंकि वाइफ के पास पावर आ गए, तो ये डिवोर्स भी इफेक्ट में आ जाता है। नॉर्मली वाइफ को भी हस्बैंड को कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, पर यहाँ पे हस्बैंड देता है, अनपेड महर जो है वो हस्बैंड को देनी पड़ती है। और कोर्ट में अगर हम खुला लेने के लिए जाते हैं, अभी खुला भी दो प्रकार से होता है, आप देखो, पहला जो है खुला म्यूचुअल कंसेंट से हो सकता है, यानी वाइफ डिवोर्स देना चाहती है और हस्बैंड बोलता है ठीक है मुझे भी डिवोर्स चाहिए, भले डिवोर्स तू दे पर मैं तैयार हूँ डिवोर्स देने के लिए, तो उसको कंसेंट डिवोर्स बोला जाए। और दूसरा है कंपेंसेशन, जिसको एमास बोलते हैं, तो जिसके अंदर कॉम्पनसेशन का अरेंजमेंट किया जाता है। तीसरा उसमें प्रोनाउंसमेंट होता है, तलाक शब्द का यूज किया जाए, हाँ, यानी कि हस्बैंड जो है, वाइफ चाहती है पर हस्बैंड फिर भी उसको तलाक तलाक ऐसा बोले। केस का एग्जाम्पल अगर हम ले तो मुंशी बुजुल रहीम वर्सेस लतीफुल निसा, यहाँ कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड की आर्बिट्ररी एक्ट के खिलाफ वाइफ की कंसेंट को हाई इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। खुला तलाक भी इररिवोकेबल तलाक होता है और वाइफ को इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना होता है। और जैसे कि हम आज हमारे देश में जो मुस्लिम कानून के तहत जो दो तरह के तलाक दिए जाते हैं, उस वो दोनों जो तलाक है ना वो रिवोकेबल, यानी कि तलाक, जैसे कि कोई भी कम्युनिटी के अंदर जब तुम तलाक के लिए कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट पहले तुमको काउंसलर के पास भेजती है या मीडिएशन के पास भेज मीडिएशन मीडिएशन के लिए मीडिएटर के पास भेजती है
कि रिकंसाइल करने का चांस है तो कर सकते। तो इसी तरह से मुस्लिम निकाह के अंदर भी जब तुम तलाक लेने जाते हो, यानी तलाक मांगते हो, तलाक देते हो, प्रॉपर मैं बताती हूँ, तलाक देते हैं, तो तलाक देने के बाद वो तलाक तब तक मान्य नहीं होगा जब तुमने वो जो इद्दत का पीरियड है उसके अंदर आप रिकंसाइल करना चाहो, बीवी वापस आ जाए या आपने मना लिया, तो वो जो तलाक है वो बोला हुआ फोक हो जाता है ना, उसका कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है। पर खुला जो है, वाइफ जो देती है, वो खुला जो है वो इरिवोकेबल है, यानी कि वाइफ ने दे दिया उसके बाद हस्बैंड उसको मनाए और वापस वाइफ चली जावे, ऐसा नहीं होता है। वो डिवोर्स हो गया यानी हो गया। पर खुला के अंदर भी भले वाइफ डिवोर्स मांगती है, पर वाइफ को जो इद्दत पीरियड है, इद्दत ऐसा पीरियड है यानी कि 3 महीने का पीरियड है जिसमें वाइफ को जो मेंस्ट्रुअल आता है वो मेक श्योर करना है कि वाइफ और हस्बैंड के बीच में पहले जो फैमिली रिलेशन उनके बने हैं उसके बेस पे उसने कंसीव ना किया हो, क्योंकि अगर कंसीव करते हैं तो उनकी जो अनबॉर्न बेबी है उनकी लेजिटिमेसी का क्वेश्चन आएगा, उसकी इनहेरिटेंस का क्वेश्चन आएगा। इसके लिए 3 महीने की इद्दत पीरियड को पालना पड़ता है, वो 90 डेज होता है। और 3 महीने इद्दत पीरियड खत्म होने के बाद वो डिवोर्स जो है वो वैलिड यानी इफेक्ट में आता है। हमने खुला की बात की, कंसेंट की। उसके बाद एक डिवोर्स होता है मुबारक, खुला वाइफ देती है, ठीक है, और वाइफ देती है, और अगर हस्बैंड उसमें म्यूचुअल करना चाहे तो हो सकता है। यहां तक हम समझ गए। अभी जो दूसरा डिवोर्स होता है उसको मुबारक डिवोर्स बोलते हैं। मुबारक, मुबारक नहीं, हम बोलते हैं ना शादी मुबारक, ये डिवोर्स मुबारक होता है। मुबारक का मतलब होता है, मुबारक जो है वो एक तरह का म्यूचुअल है, यानी कि यहाँ हस्बैंड और वाइफ दोनों म्यूचुअली अग्री होते हैं कि दोनों एक दूसरे से तलाक ले, है ना। तो जैसे हम दूसरे रिलीजियन के कानून में अगर देखें तो एक कॉन्टेस्टेड डिवोर्स होता है ना, वाइफ डिवोर्स मांगने गई, हस्बैंड देता ही नहीं, बोले मैं दूंगा ही, या तो हस्बैंड डिवोर्स मांगने गए, वाइफ बोलती मैं डिवोर्स दूंगी नहीं, तेरे को छोड़ूंगी ही नहीं, शादी में तेरे को शादी से नहीं निकलने दूंगी, तेरे को डिवोर्स दूंगी तो तू दूसरी शादी करेगा ना, मैं तुझे ऐसे ही लटकाऊंगी, ऐसा होता है ना। तो ये हो गया कॉन्टेस्टेड डिवोर्स। और म्यूचुअली होता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड कर लिया है कि भाई हमारी शादी नहीं चलने वाली, हम दोनों के मन में नहीं है, या हम दोनों को कोई और पसंद आ गया, या हमारी लड़ाइयाँ बहुत होती है, चल भाई डिवोर्स ले लेते हैं, और दोनों हस्बैंड वाइफ आके कोर्ट में बोलते हैं हमको डिवोर्स चाहिए, ये होता है म्यूचुअल डिवोर्स। सिमिलरली हमने मुस्लिम कानून के अंदर बात की कि खुला होता है जहाँ पे वाइफ डिवोर्स दे सकती है, उस खुला के अंदर भी म्यूचुअल डिवोर्स हो सकता है जहाँ पे हस्बैंड कंसेंट देता है कि उसको डिवोर्स चाहिए। उसके अलावा जो दूसरा प्रकार है वो है मुबारक डिवोर्स, कि जो हस्बैंड और वाइफ दोनों की कंसेंट से डिवोर्स हो। ठीक है। तो मैंने आपको ये समझा दिया कि डिफरेंस क्या है, खुला जो है सिर्फ वाइफ दे सकती है, और मुबारक जो है वो हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को दे सकते हैं। दोनों में मेहर की रकम पेंडिंग हो तो देना लाजमी बनता है, मेंटेनेंस देना लाजमी, यानी मेंटेनेंस देना होता है, जो भी लॉफुली जो भी चीजें हैं वो उनको पूरी करनी पड़ती। और मुबारक डिवोर्स भी जो कंसेंट करते हैं उसके अंदर भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जो कंसेंट टर्म्स होती है वो भी होती है, और एक दूसरे पे कोई क्लेम नहीं बचता है। और मुबारक में भी भले दोनों कंसेंट से आए फिर भी वाइफ को इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना होता है, और हस्बैंड जो है वो मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत भी डिवोर्स दिया जा सकता है। इस एक्ट ने वाइफ के अधिकारों को काफी बढ़ाया है। पहले वाइफ केवल 3 ग्राउंड्स पर डिवोर्स कोर्ट में मांग सकती थी, जैसे कि अगर हस्बैंड इम्पोर्टेंट हो, उसकी मर्दानगी का अगर क्वेश्चन आता हो, लियान जिसको कहा जाता है दूसरा ग्राउंड है, जिसमें फॉल्स अडल्ट्री चार्ज होती है, कि वो किसी और के साथ उसका रिश्ता है, तो ये डिवोर्स हो सकता था। और रेप्यूडिएशन होता है बाई वाइफ, पत्नी के तरह, तो ये है। और इस एक्ट के आने के बाद 9 ग्राउंड है, पहले 3 ग्राउंड थे, अब वुमेन के पास 9 ग्राउंड है, जिसके बेस पे मुस्लिम वुमेन जो है वो अपने पति से तलाक मांग सकती है। तो एक तो एब्सेंस ऑफ हस्बैंड, अगर हस्बैंड का वेयर अबाउट पिछले 4 साल से अननोन है तो वाइफ कोर्ट में जाके डिवोर्स मांग सकती है। दूसरा है फेलियर टू मेंटेन, अगर हस्बैंड जो है वो वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देता है, हस्बैंड सिर्फ फेथफुल और ओबीडियंट वाइफ को मेंटेन करने के लिए बाउंड। तीसरा जो ग्राउंड वाइफ को दिया गया है, हम वाइफ की बात करते हैं कि जो कानून के हिसाब से वाइफ को मुस्लिम कानून के अंदर डिवोर्स देने का, यानी तलाक देने का पावर नहीं था, ये कानून ने दिया।
तो ये कानून ने दिया तो उसको 9 तरह के ग्राउंड मिले। उसमें तीसरा जो कानून है वो है कि अगर उसका हस्बैंड जो है वो 7 साल के लिए जेल के अंदर, यानी उसको 7 साल से ज्यादा की सजा हो गई हो, वो बाहर रहने ही नहीं वाला है, तो उसको वो डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। फेलियर ऑफ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, यानी फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन, मैरिटल ड्यूटीज, 3 साल तक बिना रीजनेबल एक्सक्यूज कोई भी जो उनकी ड्यूटी है उसको ना निभाना, ये भी एक ग्राउंड। इम्पोर्टेंसी, हस्बैंड मैरिज में इंपॉर्टेंट हो और अभी भी इम्पोर्ट यानी उसकी मर्दानगी का क्वेश्चन हो, तो कोर्ट उसके, ये जो एक ग्राउंड है उसमें कोर्ट जो है वो मेडिकल प्रूफ मांगती। छठा जो ग्राउंड है वो है इंसेनिटी, लेप्रोसी, यानी इस तरह की बीमारियां जो क्योर नहीं हो सकती है या फिर फैल सकती है। हाँ, तो लेप्रोसी, वर्लेंट डिजीज जो होते हैं, जैसे कि हस्बैंड अगर 2 साल से इंसान है, यानी कि उसको समझ ही नहीं है, या उसको लेप्रेसी हुई है, या उसको कोई इंफेक्शियस डिसीज हुआ है, तो जैसे कि एड्स होता है जो है, तो उसके वजह से क्या, रिलेशन रखने से आने वाली जनरेशन में भी एड्स का खतरा बना रहता है, तो ऐसे में डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। तो ये हमने अभी तक कितने ग्राउंड देखे? 5 ग्राउंड देखे। दूसरा है, अगर लड़की जो है वो 15 साल की है और उसको शादी में दे दिया गया निकाह में, तो 15 से 18 साल के अंदर वो रेप्यूडिएट के अंदर आती है, तो ये भी एक ग्राउंड है कि मेजर एज नहीं है तो वो डिवोर्स दे सकती है। आठवां ग्राउंड क्रुअल्टी है। ये क्रुअल्टी ग्राउंड, अभी तक मैंने जिस ग्राउंड की बात की वो हर एक धर्म में, हिंदू धर्म में भी आप देखो, हिंदू एक्ट में भी, सॉरी, हिंदू एक्ट में भी ये सारे ग्राउंड है। बीमारी के ग्राउंड, इम्प्रिजनमेंट के ग्राउंड, इम्पोर्टेंसी के ग्राउंड, ये सारा है। क्रुअल्टी भी जो भी 8वां ग्राउंड है वो वहां पर भी, यहाँ पर भी है कि अगर हैबिचुअल असॉल्ट करता है, इमोरल लाइफ है, इन इक्विटेबल ट्रीटमेंट इन पॉलीगमी है, प्रॉपर्टी ऑब्स्ट्रक्शन है, रिलीजियस ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये सारे ग्राउंड्स भी डिवोर्स के लिए वाइफ को दिए गए हैं कि वो कोर्ट में जाके डिवोर्स मांग सकती है। और एनी अदर, 9 नंबर का जो ग्राउंड है ये बोलता है कि एनी अदर वैलिड ग्राउंड इंक्लूड्स लियान और एपोस्ट्रेस, बराबर। तो ये जो है वो इंडियन कानून ने जो है वो इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर सिटीजन को जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, इक्वल न्याय मिलना चाहिए, और फेयरनेस और इक्वालिटी का, जस्टिस की बात की गई है, तो इसके हिसाब से ये कानून बना और इसके तहत ये सारे जो राइट्स है वो वाइफ को दिए गए। अभी लास्ट हम बात करेंगे कि क्योंकि मुस्लिम में ऐसा है ना, क्योंकि तुमको तलाक बाहर देकर आना है, तलाक वैलिड हो जाता है। अभी तक जो थे वो 3 तरह के तलाक थे, अभी तक 2019 तक। एक तलाक था तलाक के बिदत। बिदत यानी कि ऐसा तलाक जहां पे हस्बैंड जो है वो तुरंत ही, यानी अभी के अभी, तलाक 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 खत्म, यानी जैसे ही मैंने 3 तलाक कंप्लीट किया, वाइफ के साथ मेरा रिलेशन खत्म हो गया, मेरी वाइफ के साथ कोई तरह के रिलेशन नहीं होंगे, कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होगा। यानी आज जो हम एक छत के नीचे रहते थे, वो वाइफ मेरे साथ एक छत के नीचे भी नहीं रह सकती, उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं, तो आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। और दूसरा, ये जो 3 टाइप जो मैंने एक साथ तलाक बोल दिया ना, उसके बाद जो हमने आर्बिट्ररी प्रोसेस की बात की कि हस्बैंड अगर फील करता है कि मुझे तलाक लेना है, तो उसके पहले उसको कंसिलिएशन की कोशिश करनी चाहिए। पर ये 3 बार तलाक तलाक बोलने के बाद कंसिलिएशन का भी कोई चांस नहीं है, स्कोप नहीं है। और इसीलिए ये जो ट्रिपल तलाक का जो कानून बना है वो इसीलिए बना है कि इससे जो है वो वुमेन को काफी हार्डशिप हो गई है ना। विमेन एक टाइम पे एक छत के नीचे एक हस्बैंड के छत्र छाया में रहती थी, जहाँ पे हस्बैंड उसको मेंटेन करता था, उसके बच्चे थे, सब कुछ था। और खाली समझो ये तलाक 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 बोलने में सिर्फ 1 सेकेंड गई, 3 तलाक बोलने में 1 सेकेंड के बाद उस औरत का, उस वाइफ का सारा स्टेटस जो है वो बदल जाता है, उसकी लाइफ पूरी जो है वो बदल जाती है। और ये जो चीज थी उसको उससे वाइफ के जो राइट्स थे या वाइफ की जो डिग्निटी थी वो मेंटेन नहीं होती थी, ऐसा मानना था। और इसीलिए इसको जो है, तलाक बिदत को जो है वो बैन किया गया है। यानी इंडिया के अंदर कोई भी मुस्लिम मर्द जो है वो अपनी वाइफ को 3 बार तलाक नहीं बोल सकता। अगर वो 3 बार तलाक बोलता है और वाइफ जो है वो तलाक के लिए कोर्ट में जाती है, तो पहले तो अगर उसने ऐसा कहा कि 3 बार तलाक दिया है जो कानूनन अपराध है, तो हस्बैंड जो है वो बिहाइंड द बार चला जाए।
कस्टमरी ये बोलती है कि हस्बैंड ने जब तुमको तलाक दे ही दिया है तो अभी देखिए आप टेक्निकल ग्लिच क्या होती है, क्योंकि तलाक दे दिया, क्योंकि ये उनके धर्म के मुताबिक तलाक दे सकते हैं, तो तलाक देने की वजह से जो बहुत धार्मिक है वो बोले कि अब तलाक दे दी, मैं उसके साथ जाऊंगी ही नहीं, क्योंकि ये तो हमारे में हराम हो गया। तो बहुत सारी टेक्निकल ग्लिचेस यहाँ पे आती है। तो हमारे पास अभी तलाक की बिद्दत नहीं है, एक ही टाइम पे तीनों तलाक नहीं दे सकते हैं, जो कानूनन अभी अपराध माना जाता है, क्राइम माना जाता है, और उसके लिए सजाएं भी आप अगर ट्रिपल तलाक एक्ट देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा कौन सी उसमें प्रावधान की गई है सजा। उसके बाद जो जो दो तलाक बचते हैं वो सिर्फ है ना प्रोसेस से अलग है, बाकी सेम तलाक। तो एक तलाक होता है तलाक के एहसान, इसको अहसान भी कहते हैं, और एक तलाक होता है तलाक के हसन। अभी मैं आपको तलाक के हसन की बात करती हूँ। और ये जो दोनों तलाक ऐसे है, दोनों रिवोकेबल है। जैसे मैंने तलाक के बिद्दत की बात की, वो इरिवोकेबल है, यानी एक बार तुमने तलाक बोल दिया उसके बाद तुम बीवी को ले ही नहीं सकते। बीवी को कब ले सकते हो? जब हलाला करके आए, और हलाला मैंने आपको बताया, हलाला का मतलब है कि बीवी को किसी और के साथ शादी करनी, पूरी ईमानदारी से उस शादी को निभाना, और उसकी खुशी से, यानी हस्बैंड अगर उसको खुशी खुशी तलाक दे तब जाके वो इस पुराने वाले हस्बैंड के पास वापस, यानी ये प्रोसीजर है। तो यहाँ पे तलाक के बिदत जो था वो इरिवोकेबल था, यानी आप शादी में वापस नहीं जा सकते। पर जब हम तलाक के अहसन की और तलाक के हसन की बात करते हैं तो ये दोनों जो तलाक है वो रिवोकेबल तलाक। तो मैं पहले आपको तलाक के हसन की बात करती हूँ। तलाक के हसन का मतलब ये होता है कि हस्बैंड जो है उसने डिसाइड किया कि उसको तलाक देना है, तो वो अपनी वाइफ को सामने बिठाएगा, अपने विटनेसेस को, अपने परिवार वाले को बिठाएगा, और फिर अपनी वाइफ को नाम लेके बोलेगा मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये एक बार ही बोलेगा तलाक, ठीक है। इसके बाद इद्दत के जो 3 महीने होते हैं तो 1 महीने तक वेट करते हैं। 1 महीना गुजर जाता है। अगर इस 1 महीने के दौरान हस्बैंड को ऐसा लगता है कि मैंने तलाक थोड़े गुस्से में बोल दिया, सोच समझ के नहीं बोला, मेरी वाइफ तो अच्छी है, या फिर समझो फैमिली मेंबर्स ने समझाया कि भाई तू ऐसा मत कर, डिवोर्स मत ले, तेरे बाल बच्चे हैं, उस 1 महीने के अंदर हस्बैंड मान जाता है कि, या हस्बैंड वाइफ के बीच में, दोनों के बीच में सुलह हो जाती है और वो मैट्रिमोनियल लाइफ में वापस जा सकते, तो ये जो बोला हुआ तलाक जो है वो वैलिडिटी नहीं रखता है। पर एक तलाक बोला और 1 महीना गुजर गए, उसके बीच में उनके बीच में समाधान नहीं हुआ, तो दूसरा महीना शुरू होने पर फिर से विटनेस को बिठाया जाएगा, पेरेंट्स को बिठाया जाएगा, लड़की को बिठाया जाएगा, और लड़की को फिर से बोला जाएगा कि तलाक, मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक, ठीक है। फिर दूसरा महीना चालू होता है, अगेन सेम प्रोसीजर, आर्बिटरी हो तो आर्बिटरी, फैमिली जो भी तरह से मीडिएशन करके, अगर वो फैमिली ज्वाइंट होना चाहते हैं, यानी कि ये ऐसा तलाक है जो शादी में वापस आना चाहो तो आप आ सकते। तो भले 2 तलाक बोल दिए हैं, पर दूसरे महीने में भी आपके पास पूरा स्कोप है कि आप शादी में वापस जा सकते है ना। इसके लिए तलाक के रजई वर्ड भी यूज होता है। रजई, रज का मतलब होता है कि आप रिटर्न हो सकते हो। रज जो है वो अरेबिक वर्ड है, जो बोला, जिसको बोला जाता है आप रिटर्न जा सकते हो। रजई का मतलब ही रिटर्न होता है। तो आप कहाँ रिटर्न जाओगे? अगर आप तलाक दे रहे हो तो आप शादी में रिटर्न जा सकते हो, उसकी पॉसिबिलिटी, राइट। फिर दूसरा महीना भी खत्म हो गया, दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन नहीं हुआ, फिर तीसरा तलाक होता है। फिर से वो प्रोसेस है, विटनेसेस को बुलाया और लड़की को सामने बिठाकर हमने बोला मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक, ठीक है। इसके बाद तीसरा महीना खत्म हो जाता है, यानी इद्दत के जो 3 महीने हैं, ये तलाक के हसन जो है वो हर महीने एक एक तलाक बोला जाता है। इसमें 3 तलाक होते हैं, पर तीनों जो है वो एक साथ नहीं बोले जाते। वो किस में बोले जाते थे? तलाक के बिदत में बोले जाते थे, एक ही साथ बोले जाते। यहाँ पे भी 3 तलाक बोले जाते हैं, पर यहाँ पे फर्क ये है कि 3 तलाक हर महीने बोले जाते, एक एक करके उसको रिलीज किया जाता है, यानी एक एक महीने में उसको बोला जाता है। जब तीसरा तलाक बोल देते हैं उसके बाद भी 1 महीने का टाइम होता है, और उसके अंदर रिकंसिलिएशन हो जाता है तो भी ये तलाक जो है वो वैलिड नहीं रहता है, और शादी जो है वापस इफेक्ट में आ जाती। पर तीसरा महीना भी खत्म हो गया, जो 90 डेज का टाइम था वो खत्म हो गया, और हस्बैंड और वाइफ के बीच में आर्बिट्री नहीं हो सकी, कंसिलिएशन नहीं हो सका। फिर तीसरे महीने में 90 डेज खत्म होने के बाद, इद्दत खत्म होने के बाद, ये जो तलाक के हसन है वो इफेक्ट में आता है, ठीक है।
तो ये एक प्रकार का, अभी जो है मैंने कहा कि पहले 3 तरह के तलाक होते थे, अभी 2 तरह में से एक जो था वो तलाक हसन। अभी दूसरा जो प्रकार है वो तलाक अहसन। अहसन, ये खाली हसन और ये अहसन। हाँ, इसमें क्या है पता है, इसमें जो है वो तलाक सिर्फ एक बार बोलना है। इसमें सारी प्री रेक्विजिट यही है, विटनेस होने चाहिए, मेल 2 विटनेस होने चाहिए, अगर मेल एक है तो 2 फीमेल विटनेस होने चाहिए, माँ बाप होने चाहिए, पेरेंट्स होने चाहिए, और प्रोनाउंस, पब्लिकली प्रोनाउंस होना चाहिए। ये सब कुछ तलाक हसन जैसा है। इसमें फर्क इतना ही है तलाक अहसन में कि एक ही तलाक एक बार बोलना है, और सीधा 3 महीने का वेटिंग पीरियड है इद्दत का। और इस 3 महीने के अंदर जब भी, यानी अगर 90 डेज का तलाक पीरियड है, अगर 89 डेज पे भी लगता है कि रिकंसिलेशन हो सकता है, तो ये लोग शादी में वापस आ सकते हैं। यानी कि ये जो तलाक है ना, ये भी रिवोकेबल तलाक। यानी कि क्या कोर्ट, कानून क्या बोलता है कि अगर आप शादी करते हो ना, तो समाधान करने का स्कोप भी रखना चाहिए। जो तलाक के बिदत में नहीं था, इसके लिए उसे बंद किया गया। और ये जो 2 तरह के तलाक है, उसके अंदर जो है वो शादी में वापस जाने का, रिकंसिलेशन करने का स्कोप है, इसके लिए उसको जो है वो वैलिड माना जाता है। और इस तरह से अगर हस्बैंड ने तलाक दिया हो, यानी कि एक बार तलाक बोल के 3 महीना वेट किया हो, या हर महीने तलाक तलाक बोल के 3 महीना खत्म किया हो, ये दोनों तलाक जो है वो इन द आईज ऑफ लॉ जो है वो वेल अप्रोप्रिएट माना जाता है। ठीक है। अभी ये तलाक बोल देने के बाद क्या होता है, ठीक है, दोनों केस में 3 महीने इद्दत पीरियड। हाँ, देखो, मुस्लिम के अंदर जो है वाइफ के साथ जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, हस्बैंड वाइफ के साथ, वो 2 तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। एक तो डिवोर्स से होता है, दूसरा डेथ से होता है। अगर हस्बैंड का डेथ हो गया तो ऑटोमेटिक वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। राइट। तो यहाँ पे जो है, अगर ये निकाह हमने डिवोर्स दे दिया, उसके बाद जरूरी ये है कि आपके पास डिवोर्स सर्टिफिकेट हो। तो इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, वो काजी को अप्रोच करते हैं। उनके जो काजी होते हैं उनको अप्रोच करते हैं, और काजी जो है ये बात को कंफर्म करते हैं, लड़की को पूछते हैं। पहले लड़के को पूछते हैं कि तुमने डिवोर्स ये विटनेस के सामने, इन सब के सामने दिया, ये सब विटनेस भी होते हैं। और फिर लड़का बोलता है हाँ मैंने दिया। और फिर लड़की बोलती है कि हाँ, उसने जो डिवोर्स दिया वो मुझे कबूल है, और इद्दत पीरियड का 3 महीना मैंने ऑब्जर्व किया है, सब कुछ बराबर है, मुझे इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो काजी जो है वो एक सर्टिफिकेट लिख के देता है। ठीक है। तो शादी जो है वो कस्टम के मुताबिक हुई, और डिवोर्स भी है जो कस्टम के मुताबिक हो गए। अभी आप बोलो कि कानून इसमें कहाँ आता है। अभी देखो, शादी तो आपने कस्टम के हिसाब से की, और कानूनी बनाने के लिए उसको आपने मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके रजिस्टर कराया, यानी कि गवर्नमेंट को भी आज पता है कि आपने कस्टम के हिसाब से शादी। तो अगर कस्टम के हिसाब से डिवोर्स लोगे तो भी गवर्नमेंट को तो पता होना चाहिए ना कि आपने डिवोर्स लिया है। क्योंकि कई सारे, जैसे कि अगर बहुत साल की शादी हो तो आपके वाइफ के पीछे हस्बैंड का नाम होता है, सरनेम होती है। कई जगह पर हस्बैंड ने प्रॉपर्टी में उसका नाम ज्वाइन किया होता है, नॉमिनी में डाला होता है, पासपोर्ट में होता है, आधार कार्ड में होता है। तो इन सभी जगह पर जब भी जाते हैं, तो ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो आपसे कानूनी दस्तावेज मांगते हैं। तो अगर आप बोलते हो ना आपका डिवोर्स हुआ है तो फिर लाओ, वो आपका काजी का सर्टिफिकेट अलाउ नहीं करते। यानी कि वो एक पार्ट हो सकता है, कानूनी दस्तावेज का एक पार्ट हो सकता है, पर वो एक इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता है जिसके बेस पे आपको ये चेंजेस किए करने दिए जाए। या तो फिर कभी कभी क्या होता है, एक पार्टी अब्रॉड में रहती है, अगर उसको वहां पे कोई कंट्री की लोग से शादी करनी हो, लड़के या लड़की से शादी करनी हो, तो उसका वहां का कानून बोलेगा कि तुम डिवोर्स सर्टिफिकेट दो। इसके लिए ये जो लोग हैं, फिर हमारे पास कोर्ट में डिवोर्स लेने के लिए, एक तो डायरेक्टली वाइफ खुला लेके डिवोर्स मांगने आती है, वो तो है ही। और उसमें भी क्या है, लड़की जो है वो काजी के पास पूरा डॉक्यूमेंट बना के कंसेंट पे साइन लेके फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ कोर्ट में आते हैं। यहाँ पर भी डिवोर्स होने की बात जो है वो कोर्ट में आते हैं, और वो ये कहते हैं कोर्ट से कि हमने हमारे कस्टम के मुताबिक तलाक ले लिया है, आप इसको मान्यता दीजिए, जिसको बोलते हैं हमें, हमारे डिवोर्स को आप डिक्लेयर करिए कि वो वैलिड है ना। इसके लिए इसको डेक्लेरेशन ऑफ डिवोर्स डिक्री की रिक्वेस्ट कहते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग तरह के डिवोर्स के ग्राउंड होते हैं, और अलग अलग तरह के
डिवोर्स दिए जाते हैं, मैंने आपके साथ प्रोसेस की बात की। अभी मैं आई हूँ कि कानून कहाँ पे रोल प्ले करता है, और कानून में प्रोसीजर क्या होती है। तलाक हसन दिया हो या तलाक अहसन दिया, दोनों मामले में दोनों हस्बैंड वाइफ कोर्ट में आते हैं, एक पिटिशन फाइल करते हैं, और जिस तरह से दूसरे जो धर्म के लोग आकर जो पिटिशन चलती है, सिमिलरली ये पिटिशन भी सेम टू सेम चलती। ठीक है, यहाँ पर जो कोर्ट है उनको पूछती है कि आपने जो डिवोर्स लिया है, कंसेंट टर्म अंदर है, एक दूसरे को कुछ लेना देना है, नहीं है, बच्चे की कस्टडी का क्वेश्चन है, एलिमनी का क्वेश्चन है, मेंटेनेंस का क्वेश्चन है, वो सब अगर कंसेंट होता है तो उसमें लिखा हुआ होता है। कोर्ट खाली आपको दोनों को बुला के फिर से एक बार आपसे मुंह जुबानी आपको प्रेजेंट, रूबरू आपको सारी चीजें पूछते हैं। और सारी जो धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब से, कस्टम से आपको जो डिवोर्स लेना था वो आपने अगर लिया है और आपने वो सारी चीजें कोर्ट को दी है, तो कोर्ट आपको डिक्री ग्रांट, तो ये कोर्ट में जाके आप मांग सकते हैं। ठीक है, और कोर्ट में डायरेक्टली भी जा सकते हैं और कस्टम के हिसाब से फॉलो करके भी जा सकते हैं। मुस्लिम वुमेन डायरेक्टली कोर्ट में भी जा सकती है, जो 8-9 ग्राउंड दिए उस ग्राउंड के अंदर अगर वो हस्बैंड से डिवोर्स मांग सकती है तो डायरेक्टली भी जा सकती है। और जिस तरह से दूसरे रिलीजन की एप्लीकेशंस चलती है उनके कानून के हिसाब से, सिमिलरली ये कानून के हिसाब से भी सिमिलर एप्लीकेशन चलती है, सिमिलर प्रोसेस होती है। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि कस्टम से शादी हुई तो कस्टम से डिवोर्स हुआ, कस्टम से शादी हुई तो गवर्नमेंट में रिकग्नाइज करवाया, उसी तरह से डिवोर्स कस्टम से हुआ तो उसको गवर्नमेंट में रिकग्नाइज करवाना जरूरी है। तो जिसके लिए मुस्लिम कानून के अंदर वो प्रावधान दिया गया, सेक्शन 9 दी गई है, सेक्शन 2 दी गई है कि जहां पर आप डिक्लेरेशन की बात कर सकते हो। यानी कोर्ट यही बोलेगा कि आपने जो डिवोर्स दिया है वो मान्य है, वो या मान्य यानी कानूनन वैलिड, ये डिक्लेरेशन वो देता है। अभी मैं आपके साथ दो किताबें यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि मैंने आपके साथ जो सोर्स की बात की, मैंने आपके साथ जो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स की बात की कि मुस्लिम कानून जो है किस पर बेस है, वो सोर्स मैंने इस किताब से पढ़कर आपके साथ शेयर किया है। ये डॉक्टर मोहम्मद नाजिमी की बुक है, मोमेडन लॉ, की जो कॉलेज में पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। और कानून की जो मैंने धाराओं की बात की वो मैंने ये बुक में से बात की। ये बुक है मैन्युअल ऑन मैरिजेस एंड डिवोर्स लॉज। इसके अंदर जो है मैंने जो आपके साथ बात की कि हिंदू में है, आप यहाँ पे देखोगे हिंदू लॉज है, फिर क्रिश्चियन लॉज है, मुस्लिम लॉज है और पारसी लॉज है। तो मैंने इस किताब को रिफर किया है, अगर आपको नोट डाउन करना है और फ्यूचर में आपको, इसके अंदर सारे बैरेक्स है। हाँ, बैरेक्स का मतलब होता है स्टार्ट टू एंड, जितनी भी सेक्शंस है उसके बारे में इसमें बात की गई है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि जब डिक्लेरेशन के लिए जब भी मुस्लिम कानून के हिसाब से जाते हैं तो जैसे कि हम ये इस पेज में 177 नंबर के पेज में ये दिया गया है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट अंडर द मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 है। इसके अंदर जो है वो सेक्शन 2 जो है वो वाइफ को सारे ग्राउंड्स, मैंने जो आपके साथ 9 ग्राउंड्स पढ़े वो इसके अंदर दिए गए हैं। और डिक्लेरेशन के लिए हम जाते हैं सेक्शन 9 के अंदर, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1939 है, जिसके हिसाब से हम जो है वो मांग सकते हैं और डिवोर्स के बारे में पावर टू मेक अ डिक्लेरेशन। तो इसमें सेक्शन 3 के अंडर में हम मांग सकते हैं। तो ये दो किताबें मैंने आपके लिए आपके साथ प्रेजेंटेशन करने के लिए रिफर की थी। आपको चाहिए तो मैं मालविका के साथ ये दोनों किताबों का जो है वो बुक्स का जो है वो कवर पेज फोटो करके आपको भेज दूंगी। और फॉर्मली ये सेशन जो है मुस्लिम लॉज के अंदर में किस टाइप के डिवोर्स होते हैं और कौन से ग्राउंड पे डिवोर्स दिए जाते हैं वो मैंने कवर करने की कोशिश की। मैंने कंपैरिजन भी देने की कोशिश की ताकि हम ये समझे कि हर धर्म में उनके शादी और तलाक के प्रोविजंस दिए गए। तो फॉर्मली माय सेशंस एंड्स हियर। थैंक यू सो मच। आप सब लोग कब से नॉन स्टॉप मेरी ये बातें सुन रहे हैं और बहुत शांति से मुझे सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड देसाई फाउंडेशन ऑफ चेंज एंड प्ली के प्लेटफॉर्म को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी कि मुझे ये एस्टीम अपॉर्चुनिटी आप देते रहते हैं। और मेरा आप लोगों के साथ जो कुछ वक्त के लिए जो
वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं आपके सामने आती रहूंगी बार बार अलग अलग सेशन लेके। तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, हम आपको थैंक यू बोलते हैं इतने वंडरफुल सेशन के लिए। 1.5 से ज्यादा घंटे हो गए, कहाँ चले गए हाँ हमें पता ही नहीं चला। आपने इतने हाँ इंटरेस्टिंग तरीके से सारे टॉपिक्स हाँ कवर किए। मैम थैंक यू सो हाँ मच इतना बैकग्राउंड देने के लिए, हाँ और इतने हाँ ब्यूटीफुली सारी कंसेप्ट्स और जो हाँ ग्राउंड्स है हमें हाँ। एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी।